हेलो, वेलकम एवरीवन। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सिविल जंक्शन पर स्वागत है। हम आप लोगों के लिए डीडीए जेई में जितने भी पेपर हुए हैं उन सभी का डिटेल सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं। इसमें हमने अब तक 6 पेपर आपको सॉल्व करा दिए हैं। टोटल 12 पेपर थे, जिसका आज 7वां पेपर हम सॉल्व करने जा रहे हैं, जो कि आपका 23 अप्रैल 2018 को सेकेंड शिफ्ट में हुआ था। इस वीडियो में हम पूरे डिटेल में आपका क्या कॉन्सेप्ट है, आपका क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जा रहा है, एक एक चीजों को डिटेल में देखेंगे। हम केवल ऑप्शन को नहीं देखेंगे, उसके अलावा जो उसके पीछे जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको भी ध्यान से अपने लेक्चर के ड्यूरेशन में देखेंगे। तो आप लोग लेक्चर के साथ लास्ट तक बने रहिएगा। बाकी यहाँ पर आप एनालिसिस भी देख सकते हैं। जैसे हमारा 2018 का 23 अप्रैल का पेपर है, सेकेंड शिफ्ट का देख सकते हैं। सोम में 10 क्वेश्चन, टॉस में 2 क्वेश्चन, आरसीसी में 11 क्वेश्चन। इस प्रकार एनालिसिस भी आप देख सकते हैं, और इसकी अलग से वीडियो भी हमने आपको प्रोवाइड कर दी है एनालिसिस की। ओके, बाकी जो भी स्टूडेंट डीडीए जेईई 2023 को टारगेट कर रहे हैं तो वो हमारे टेस्ट सीरीज को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि आपका नॉमिनल फीस ओनली 49 रुपीज में आपका है। इसमें आपका टोटल 110 टेस्ट हैं, जिसमें 40 सिविल के सब्जेक्ट वाइज, 15 आपके रीजनिंग के, 15 जीके के, और 15 मैथ के, और 15 इंग्लिश के टेस्ट हैं। तो आप इसे जल्द से जल्द ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आपको हेल्प मिल सके आपके प्रिपरेशन में। चलते हैं अपने क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन नंबर 1 करें आपका, एन एंगुलर रीडिंग हैविंग ए होल सर्कल बियरिंग ऑफ 335 डिग्री 30 मिनट वुड बी रिप्रेजेंटेड इन क्वाड्रेंट फॉर्म एज। ओके, तो आपका यहां पर होल सर्कल बियरिंग सिस्टम में आपका बियरिंग दे रखी है कितनी, तो 335 डिग्री 40 मिनट। ओके, मीन्स यदि हम अपना ड्रा करते हैं क्वाड्रेंट्स, तो ये आपकी एंगल कितनी दे रखी है, ये एंगल कुछ आपकी दे रखी है कितनी, 335 डिग्री आपकी दे रखी है 335 डिग्री 40 मिनट्स। ओके, और आपका क्या पूछ रहा है, तो आपका क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसको हम क्वाड्रेंटल बियरिंग सिस्टम में कैसे बताएंगे। तो क्वाड्रेंटल बियरिंग सिस्टम में हमें पता है 90 डिग्री से लेते हैं। तो यदि क्वाड्रेंटल बियरिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग देखें तो ये किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, 4th क्वाड्रेंट में आ रहा है। ये हमारा नॉर्थ है, ये हमारा साउथ, ओके, ये हमारा वेस्ट, ओके। तो यहां पर देखें तो किसमें आ रहा है आपका 335 डिग्री 40 मिनट इसमें, और ये नॉर्थ लाइन से मेजर करते हैं, ये एंगल आपको बताना है। यही आपका होगा क्या, क्वाड्रेंटल फॉर्म में। माइनस कर दीजिए तो कितना, 360 डिग्री 00 मिनट माइनस 335 डिग्री 40 मिनट। ओके, ये माइनस करेंगे तो यहां से हमारी वैल्यू जो है वो मिल जाएगी क्वाड्रेंटल बियरिंग सिस्टम के लिए। ओके, तो कितनी आपको मिलेगी, ये इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो ये हमारी वैल्यू जो है 35 और ये 40 है, तो कितना हो जाएगा, 1 मिनट इधर ले लेंगे तो 130 है, ये 35 है। ओके, 00, तो ये हमारा 40 है, 60 में 20 मिनट, तो ये 30 मिनट कैसे दे रहा है ऑप्शन में, 20 मिनट तो हो रहा है। ये कितना हो जाएगा हमारा 59 में 35 तो ये 24, तो लगभग वही नॉर्थ 24 डिग्री, इक्वेशन के अकॉर्डिंग ही जाए, नॉर्थ 24 डिग्री 30 मिनट वेस्ट, ये आपका आएगा नॉर्थ 24 डिग्री 30 मिनट वेस्ट। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। अब नॉर्थ ये रहा, वेस्ट ये रहा, डायरेक्शन ले लीजिए। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है, द जॉइंट्स विच आर इंटेंडेड टू क्रिएट वीकेंड प्लेन्स in concrete and regulate the location where cracks resulting from dimensional changes will occur are called as। ठीक है, अब क्या है कि हमारा यदि हम कोई कंस्ट्रक्शन किए हैं तो हम कंस्ट्रक्शन जॉइंट्स प्रोवाइड करते हैं। अब उसमें कह रहा है कौन सा ऐसा जॉइंट्स है जो कि आपके कंस्ट्रक्शन में यदि मान लीजिए डायमेंशनल चेंजेस हो रहे हैं टेम्परेचर के कारण या मॉइस्चर के लूज होने के कारण, यदि हम डायमेंशनल चेंजेस हो रहे हैं तो उन डायमेंशनल चेंजेस को प्रिवेंट करने के लिए
ठीक है, डायमेंशनल चेंजेस को प्रिवेंट करने का, जिससे क्रैक ना आ सके, उसे रेगुलेट करने के लिए हम कौन सा ज्वाइंट आपका प्रोवाइड करते हैं। ये मान लीजिए हमारा पेवमेंट है, ठीक है, तो इस पेवमेंट में क्या हो सकता है, टेम्परेचर चेंजेस के कारण आपका डायमेंशनल चेंज होगा, चाहे लेंथ में थोड़ी सी वृद्धि दिखाई नहीं देती लेकिन होती है चेंज। तो उसे प्रिवेंट करने के लिए हम क्या प्रोवाइड करते हैं, तो वहां पर हम प्रोवाइड करते हैं कॉन्ट्रैक्शन ज्वाइंट्स। कॉन्ट्रैक्शन ज्वाइंट्स, कॉन्ट्रैक्शन ज्वाइंट्स, कॉन्ट्रैक्शन ज्वाइंट्स क्या करते हैं, ठीक है, तो ये क्या करते हैं कि जो भी आपका लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन आते हैं, उन्हें क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, आपका काउंटर करते हैं, ठीक है। तो हम कौन सा ज्वाइंट प्रोवाइड करेंगे, तो हम कॉन्ट्रैक्शन ज्वाइंट प्रोवाइड करेंगे। और कहां प्रोवाइड करते हैं, तो वीकेंड वर्टिकल प्लेन पे इसे हम प्रोवाइड करते हैं। ये क्या करता है, आपका रेगुलेट करता है लोकेशन क्रैकिंग के, जो कि आपका डायमेंशनल चेंज के कारण आपका फॉर्म होते हैं। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन ज्वाइंट। ऐसे ही कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट क्या होता है, तो कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट आपने देखा होगा, जहां पर भी हम वर्क कर रहे हैं और वहां वर्क खत्म हो जाए तो वहां पर जो हम ज्वाइंट प्रोवाइड करते हैं वो हमारा कहलाता है कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट। ये रहा हमारा कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। करें व्हाट इज द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एग्रीगेट एब्रेशन फॉर कंक्रीट वेयरिंग कोर्स, ठीक है। कंक्रीट के वेयरिंग कोर्स के लिए आपका एग्रीगेट का एब्रेशन वैल्यू का लिमिट पूछ रखा है, क्या होता है। ओके, एक्चुअली एब्रेशन जो होती है ना, एब्रेशन को हम टेस्ट कैसे करते हैं, एब्रेशन को टेस्ट हम करते हैं, दो हमारे एब्रेशन टेस्टिंग के मेथड है, ठीक है, जिसमें आपका डेवल एब्रेशन टेस्ट है, डाउरी एब्रेशन टेस्ट है और लॉस एंजल्स टेस्ट है, ठीक है। ये क्या करता है, तो इसमें से हम यदि लॉस एंजल्स टेस्ट की बात करें, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, एक मशीन होता है जिसको हम लॉस एंजल्स कहते हैं। इस टेस्ट में एग्रीगेट जो होता है, ठीक है, वो हमारे टफनेस को, टफनेस से ही हम बताते हैं एब्रेशन वैल्यू को, टफनेस को, एग्रीगेट की टफनेस को हम आपका इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं, ठीक है, जिससे हम क्या बता सकते हैं, आपकी एब्रेशन वैल्यू को, ठीक है। और ये मैक्सिमम एब्रेशन वैल्यू की बात करते हैं वियरिंग कोर्स के लिए तो 30% होती है, ठीक है, वियरिंग कोर्स के लिए 30% होती है, और बेस कोर्स के लिए WBM में, वाटर बाउंड मैकेडम में यदि बात करें 50% होती है, ठीक है। यदि हम बात कर रहे हैं तो ऑप्शन में किसके लिए कह रहा है, वियरिंग कोर्स के लिए, ठीक है, वियरिंग कोर्स के लिए हम बात करते हैं कितना, 30%। ऑप्शन सी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इफ द मेजर्ड फ्रॉड नंबर फॉर ए हाइड्रोलिक जंप इज 10, विच टाइप ऑफ जंप इज इट, ठीक है। कह रहा है कि आपका किसी जंप के लिए, हाइड्रोलिक जंप के लिए आपका फ्रॉड नंबर की वैल्यू 10 है, तो ये कह रहा है किस प्रकार का जंप होगा आपका, ठीक है। तो हम अपना हाइड्रोलिक जंप में जो हमारे डिफरेंट टाइप ऑफ जंप्स हैं, उन जंप्स को हम फ्रॉड नंबर के अकॉर्डिंग जो है क्लासिफाई करते हैं। तो यदि हमारा फ्रॉड नंबर का वैल्यू, ठीक है, 1 से, ठीक है, 1 से ज्यादा है और 1.7 से कम है, तो उसे हम कहते हैं अनडुलर जंप। यदि हमारा 1.4 से ज्यादा है, क्या कह सकते हैं, 1.4 से लेकर 2.5 के बीच में है तो उसको वीक जंप। यदि 2.5 से लेकर 4.5 के बीच में है तो ऑसिलेटिंग जंप, 4.5 से 9 के बीच में है तो स्टेडी जंप, और यदि 9 से ज्यादा फ्रॉड नंबर की वैल्यू हो गया तो उसको कहते हैं स्ट्रॉन्ग जंप। 10 हमारा वैल्यू किससे, 9 से ज्यादा है, ग्रेटर देन 9 है, तो ये हमारा कौन सा होगा, ये होगा हमारा स्ट्रॉन्ग जंप। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है सीवेज सिकनेस इज ए फिनोमिना रिलेटेड टू, ठीक है। अब अगर सीवेज सिकनेस जो है वो फिनोमिना किससे रिलेटेड है, ऑप्शन दे रखा है स्टॉपेज ऑफ फ्री सर्कुलेशन ऑफ एयर ड्यू टू क्लॉगिंग ऑफ सॉइल पोर्स, सेप्टिक सीवेज डिस्पोजल, स्पॉइलिंग ऑफ वेजिटेबल्स ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ सीवेज वेस्ट, मलेरिया कॉज्ड बाय सीवेज वेस्ट। ओके, यदि हम बात करते हैं सीवेज सिकनेस की, क्या होता है आपका सीवेज सिकनेस, ठीक है। तो जब भी हमारा क्या हुआ, हम क्या करते हैं, हम अपने ग्राउंड पे, अपने सॉइल पे क्या करते हैं, सॉइल पे अपने सीवेज को कॉन्टिन्यूसली अप्लाई करते हैं लैंड पे। तो यदि लैंड पर कॉन्टिन्यूसली अप्लाई सीवेज करने के कारण, ठीक है, हमारी जो सॉइल होती है, ठीक है, उसका जो कंडीशन जो होता है ना, उस पर इफेक्ट होता है। क्या होता है कि बार बार यदि हम अपना सीवेज को उस पर अप्लाई कर रहे हैं तो उसके जो पोर्स हैं, जो सॉइल के वाइड्स हैं, वो वाइड्स जो है क्या होते हैं, वो फुलफिल हो जाते हैं। अब वाइड के फिल होने से क्या होता है, एयर का सर्कुलेशन जो होता है वो सही से नहीं हो पाता है। अब एयर का यदि सर्कुलेशन नहीं होगा तो अनएरोबिक कंडीशन क्रिएट होगा। तो अनएरोबिक कंडीशन क्रिएट होने से हमारा क्या होता है, H2S गैस जो है वो प्रोड्यूस होने लगता है, मीथेन गैस प्रोड्यूस होने लगता है,
ठीक है। तो इस प्रकार से पूरे एरिया में एक अलग सी गंध जो है वो फैल जाती है। तो इस फिनोमिना को, ठीक है, इस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं आपका जो है सीवेज सिकनेस। ठीक है, सीवेज सिकनेस क्या है, तो स्टॉपेज ऑफ फ्री सर्कुलेशन ऑफ एयर ड्यू टू क्लॉगिंग ऑफ सॉइल पोर्स। ठीक है, सॉइल के पोर्स जो है उनमें क्लॉगिंग हो जाती है, तो वहां पे आपका एयर का सर्कुलेशन स्टॉप हो जाता है, तो वो क्या कहलाता है आपका सीवेज सिकनेस। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑब्स्टेकल टू रेंजिंग बट नॉट चेनिंग। इनमें से कौन सा जो है ऑब्स्टेकल आपका रेंजिंग कारण है बट चेनिंग के कारण नहीं है। हिल, रिवर, पॉन्ड, बिल्डिंग। ठीक है, हम यदि ऑब्स्टेकल्स की बात करें तो हमारे सर्वेइंग में या तो हमारा रेंजिंग के कारण ऑब्स्टेकल हो सकता है, या हमारा ऑब्स्टेकल जो है चेनिंग कारण हो सकता है। ये दोनों के कारण भी हमारे ऑब्स्टेकल हो सकते हैं। रेंजिंग में भी ऑब्स्टेकल आ सकता है, चेनिंग में भी ऑब्स्टेकल आ सकता है। अब यदि हमारा फॉरेस्ट या हिल है, तो फॉरेस्ट या हिल होगा तो वहां पे हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, वहां हम चेनिंग तो कर सकते हैं, सॉरी रेंजिंग तो कर सकते हैं। ये हमारे पास, मान लीजिए हमारे पास एक हिल आ गया, ठीक है, हिल आ गया। अब इस हिल को हम जो है, वन सेकेंड, इस हिल को हम क्या कर सकते, अब यदि यहां हमने अपना रोड लिया, रेंजिंग रोड, ठीक है, यहां हमने रेंजिंग रोड लिया। अब बताइए इसको हम क्या जो है इसकी रेंजिंग कर सकते हैं? नहीं, इसकी रेंजिंग हम कर तो सकते हैं, उसके लिए हमें रेसिप्रोकल रेंजिंग का यूज करना पड़ेगा, डायरेक्ट रेंजिंग नहीं कर पाएंगे। जब भी हिल वगैरह आता है तो उसमें चेनिंग का ऑब्स्टेकल तो नहीं आता है, तो चेनिंग तो कर सकते हैं, लेकिन रेंजिंग की यदि हम बात करते हैं तो वो रेंजिंग करनी डिफिकल्ट हो जाती है। उसके लिए हम रेसिप्रोकल आपका रेंजिंग का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो हमारा जो है ऑब्स्टेकल जो है चेनिंग मीन्स ऑब्स्टेकल टू रेंजिंग, रेंजिंग ऑब्स्टेकल आ रहा है, चेनिंग में नहीं आ रहा है, तो वो हमारा हिल या फॉरेस्ट होता है। यदि मान लीजिए हमारे पास स्मॉल पॉन्ड या कोई रिवर आ गया, रिवर बेड आ गया, तो उसमें हम चेनिंग नहीं कर पाएंगे, रेंजिंग तो कर लेंगे। ये हमारी एक रिवर है, यहाँ पर एक साइड खड़े हो गए, यहाँ पर एक साइड, तो हम इसकी रेंजिंग तो कर लेंगे लेकिन चेनिंग नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और यदि कोई बिग बिल्डिंग्स आ जाती है तो उसमें ऑब्स्टेकल दोनों करना, चेंजिंग कर पाएंगे ना रेंजिंग कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ सही ऑप्शन क्या होगा, हिल। हिल इसमें ऐसा ऑप्शन है जिसमें हम आपका चेनिंग कर सकते हैं बट रेंजिंग नहीं कर सकते, तो ऑब्स्टेकल रेंजिंग कारण आ रहा है। ठीक है, सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ए लेवलिंग ऑपरेशन इज प्लान्ड टू बी रन अक्रॉस ए रिवर, which of the following leveling operations shall be used for performing this। ठीक है, यदि हमारा पास कह रहा है कि कोई रिवर आ गया और हमने उसकी लेवलिंग करनी है, तो हम प्लेन टेबल रख कर पहले देखेंगे, चेक करेंगे। तो लेवलिंग के लिए कह रहा है, लेवलिंग ऑपरेशन प्लान कर रहे हैं, तो किस प्रकार की लेवलिंग जो है परफॉर्म करेंगे। ओके, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेवलिंग, ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग, फ्लाई लेवलिंग, रेसिप्रोकल लेवलिंग, क्रॉस प्रोफाइल लेवलिंग। यदि हम बात करते हैं, यदि हमारे पास रिवर है तो रिवर के लिए हम जो लेवलिंग करते हैं वो हमारा होता है रेसिप्रोकल लेवलिंग। रेसिप्रोकल लेवलिंग में क्या होता है, तो हम क्या करते हैं, ये कब करते हैं, ठीक है, जब हमारे पास कोई दो पॉइंट्स जो कि बहुत दूर दूर है, और ये पॉसिबल नहीं है ना कि हम बीच में कोई इंस्ट्रूमेंट रख दें और इंस्ट्रूमेंट रख के हम अपनी लेवलिंग कर लें। अब रिवर है बीच में, तो हम इंस्ट्रूमेंट अपना रख के लेवलिंग तो कर नहीं पाएंगे। ठीक है, अपने स्टाफ की रीडिंग तो नहीं ले पाएंगे, तो इस स्थिति में हम क्या करते हैं, रेसिप्रोकल लेवलिंग। ठीक है, किसके किसके लिए कर सकते हैं, तो आपके रिवर के लिए, पॉन्ड के लिए, इनके लिए हम रेसिप्रोकल लेवलिंग करते हैं। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है ए कॉम्पोनेंट ऑफ एन ओशियन वेयर एनर्जी इज टू बी, अच्छा टाइडल एनर्जी इज टू बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग reinforced cement concrete, which of the following will be considered as the exposure condition for designing the structure। ओके, ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है। तो यहां पर डिफरेंट टाइप का आपका एक्सपोजर कंडीशन होता है। ये किसके लिए कह रहा है, आपका ओशियन वेव एनर्जी के कारण जो कंस्ट्रक्शन पे आपका ओके हिट कर रहा है, तो उसके कारण कह रहा है कौन सा एक्सपोजर कंडीशन होगा डिजाइनिंग स्ट्रक्चर में। यदि हमारे माइल्ड की बात करते हैं तो माइल्ड में क्या होता है, कंक्रीट सरफेस जो है प्रोटेक्टेड होता है अगेंस्ट वेदर और एग्रेसिव कंडीशन। ठीक है, उसमें से छोड़ देते हैं कोस्टल एरियाज को केवल। मॉडरेट की यदि हम बात करते हैं, ठीक है, यदि हम बात करते हैं अपने मॉडरेट की, तो मॉडरेट में क्या होता है, कंक्रीट सरफेस शेल्टर्ड होता है सीवियर रेन और फ्रीजिंग से, ये सारी फिनोमिना होती है। हमारा जो फिनोमिना कह रहा है टाइडल एनर्जी वाला कह रहा है,
वो फिनोमेना किस में आता है, तो वो फिनोमेना ये आप पूरी देख सकते हैं। यदि हम एक्सट्रीम की बात करते हैं, एक्सट्रीम एक्सपोजर कंडीशन की, वहां पर टाइडल जोन होता है, ठीक है। टाइडल जोन होता है, सरफेस ऑफ मेंबर जो होता है डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है आपके टाइडल जोन के, तो वो हमारा कौन सा होता है कंडीशन, तो वो होता है हमारा एक्सट्रीम कंडीशन। तो सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बाकी ऐसे क्वेश्चन पिछले वीडियोस में बहुत करा चुका है, तो आप टोटल एक्सप्लेनिंग कर रखा है, तो आप वहां भी जाकर के देख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Which of the following tests is used to estimate the soundness of ordinary Portland cement? Okay, एक्चुअली ऑप्शन दे रखा है डेवल, ली चैटलियर, वोग्स और ब्लेंस। यदि हम बात करते हैं साउंडनेस की, साउंडनेस क्या होता है, साउंडनेस क्या बताता है, साउंडनेस बताता है हमारी वॉल्यूम चेंज जो होती है ना हार्डनिंग और सेटिंग के प्रोसेस में, ठीक, उसकी स्टेबिलिटी, उसकी स्टेबिलिटी को जो बताता है उसे हम कहते हैं साउंडनेस ऑफ सीमेंट। यदि आपका चेंज हो रहा है इसका मतलब वो अनसाउंड हो रहा है, ठीक है। तो इसके कारण क्या होता है, यदि आपका वॉल्यूम चेंज हो रहा है तो हमारा हार्डनिंग या आपका सेटिंग के कारण तो स्ट्रक्चर में क्रैक हो सकता है, ठीक है। तो इससे आपके क्वालिटी पे भी बिल्डिंग के इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो इसको हम जो है मेजर करने के लिए इसका टेस्ट जो प्रोवाइड करते हैं वो हम या तो लीड चैटलीवर से कर सकते हैं या ऑटोक्लेव मेथड से साउंडनेस टेस्ट को मेजर कर सकते हैं, ठीक है। सही ऑप्शन क्या होगा इसमें से, ली चैटलीवर टेस्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ए सॉइल हैविंग सेंसिटिविटी इंडेक्स ऑफ 5 विल बी क्लासिफाइड एज, ठीक है। आपका सॉइल है उसकी सेंसिटिविटी इंडेक्स 5 है, वो कौन सा सॉइल होगा, ठीक है। ऑप्शन दे रखा है सेंसिटिव, नॉर्मल, क्विक, इनसेंसिटिव। यहां पर आपका सेंसिटिविटी के बेस पर आपको दिखा दिया हूं। यदि आपका लेस देन 1 है तो इनसेंसिटिव है, 1 to 2 है तो आपका लिटिल सेंसिटिव है, 2 to 4 है तो मॉडरेट सेंसिटिव है, 4 to 8 है तो आपका सेंसिटिव है, और 8 to 16 है तो आपका एक्स्ट्रा सेंसिटिव, और यदि ग्रेटर देन 16 है सेंसिटिविटी तो क्विक सेंसिटिव। ओके, तो यदि हम बात करें अपना 5 दे रखा है, 5 4 और 8 के बीच में आता है तो सेंसिटिव होगा। तो सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है ए सॉइल इज कॉल्ड एज एक्टिव इफ इट्स एक्टिविटी इज, ठीक है। अब कह रहा है एक सॉइल जो है वो एक्टिव सॉइल का आपका कहलाएगा जब उसकी एक्टिविटी होगी। ऑप्शन दे रखा है आपका लेस देन 1, लेस देन 0.75, लेस देन 0.75, दो बार दे रखा, कुछ छोटा होगा, या ग्रेटर देन 1.4। ओके, एक्टिविटी क्या होता है, ठीक है। एक्टिविटी आपका जो होता है आपके सॉइल में जो चेंजेस आते हैं, वॉल्यूम चेंजेस, उसके कारण एक्टिविटी की बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम ज़्यादा उसमें नहीं जाते हैं, यहाँ पर इनएक्टिव की यदि बात करते हैं तो उसके लिए वैल्यू आपका लेस देन 0.75 होता है। यदि नॉर्मल की बात करते हैं तो एक्टिविटी की वैल्यू 0.75 से 1.25 होता है, और एक्टिव की बात करते हैं तो आपका 1.25 से ज़्यादा होता है। तो सही ऑप्शन एक्टिव के लिए यहाँ पर तो कोई ऐसा ऑप्शन करेक्ट मिल नहीं रहा, तो लगभग यही मिल रहा है, तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा लगभग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रेस्टन ट्यूब इज यूज टू मेजर, ठीक है। प्रेस्टन ट्यूब को हम किसके मेजरमेंट के यूज में लाते हैं, कहते बाउंड्री लेयर विस्कोसिटी, बाउंड्री शियर स्ट्रेस, मीन फ्लो वेलोसिटी, टर्बुलेंट वेलोसिटी प्रोफाइल, ठीक है। यदि हम बात करते हैं प्रेस्टन मेथड या प्रेस्टन ट्यूब की, ठीक है, यदि प्रेस्टन मेथड या प्रेस्टन ट्यूब की बात करते हैं, क्या होता है इसमें हम सिंपल पिटॉट ट्यूब को यूज करते हैं, ठीक है। और ये जो है क्या हमको बताता है, ये हमको मेजर करता है टर्बुलेंट स्कीन या शियर फ्रिक्शन को, ठीक है। आपको बाउंड्री लेयर पर जो शियर स्ट्रेस का जो फ्रिक्शन आता है उसको मेजर करता है हमारा प्रेस्टन ट्यूब या प्रेस्टन मेथड। और डिफरेंट भी हमारे जो है मेजरमेंट डिवाइसेज हैं, जैसे यदि आपका सिंपल मैनोमीटर की बात करते हैं, ठीक है, तो ये आपका मेजर करता है किसी पॉइंट पे प्रेशर को। डिफरेंशियल मैनोमीटर की बात करते हैं तो ये 2 पॉइंट के बीच जो प्रेशर डिफरेंस होता है उसको मेजर करता है। बॉर्डन गेज की बात करते हैं तो ये हमारे गेज प्रेशर को मेजर करता है। यदि हम प्रेस्टन ट्यूब की बात करते हैं तो ये बाउंड्री शियर स्ट्रेस या बाउंड्री आपका शियर फ्रिक्शन को मेजर करता है, ठीक है। सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है फिलेट वेल्ड मटेरियल कुड फेल इन विच ऑफ द फॉलोइंग फेल्योर मैकेनिज्म, ठीक है। कह रहा है कि इसमें से किस फेल्योर मैकेनिज्म में, ठीक है, हमारा फिलेट वेल्ड जो है वो फेल करता है, बेयरिंग में, टेंशन में, शियर या कॉम्प्रेशन में। एज पर हम यदि बात करते हैं अकॉर्डिंग टू IS 800/2007 यदि हम बात करते हैं तो जो हमारा फिलेट वेल्ड का फेल्योर है, ठीक है, फिलेट वेल्ड का फेल्योर है वो शियर फेल्योर होता है। क्यों? क्योंकि
आपका यदि हम बात करें डिजाइन इस प्रकार किया जाता है कि इसमें जो है ये एज कंपेयर टू टेंशन में तो ये स्ट्रांग होता है बट कंपेरेटिवली वीक होता है आपके शियर में, ठीक है। और इसका शियर स्ट्रेंथ मेजर कैसे करते हैं, तो FU/3 MW। यहाँ पर जहाँ पे FWD है वो डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ फिलेट वेल्ड है, FU आपका क्या है तो अल्टीमेट शियर स्ट्रेंथ ऑफ फिलेट वेल्ड है, ठीक है। और आपका गामा MW क्या है, पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी है। सही ऑप्शन क्या होगा, फेल्यूर किसमें होता है, तो शियर में, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। करें इन टरजागिस थ्योरी ऑफ वन डायमेंशनल कंसोलिडेशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एजम्पशन। आपका यदि टरजागिस वन डायमेंशनल कंसोलिडेशन थ्योरी की बात करते हैं, करें कि इनमें से कौन सा एजम्पशन नहीं है। सॉइल इज होमोजेनियस, डार्सी लॉ इज नॉट वैलिड, सॉइल इज इनकम्प्रेसिबल, सॉइल इज कम्प्लीटली सैचुरेटेड। ओके, यदि हम बात करते हैं सॉइल टरजागी की आपकी थ्योरी की, कंसोलिडेशन थ्योरी की, सॉइल हमारा होमोजेनियस होना चाहिए, सॉइल फुल्ली सैचुरेटेड होना चाहिए, ठीक है। डार्सी लॉ वैलिड होना चाहिए, ओके, हमारा डार्सी लॉ भी वैलिड होना चाहिए। यहाँ पर डार्सी लॉ इज नॉट कह रहा है कि इनमें से कौन सा एजम्पशन जो है वो सही नहीं है। ओके ओके, सॉइल इज इनकम्प्रेसिबल, ये बात सही है। सॉइल कंप्लीटली सैचुरेटेड, ये भी सही है। यदि हम बात करते हैं इनमें से, तो हमारा डार्सी लॉ तो वैलिड होना चाहिए, यहाँ पर जरा नॉट वैलिड, तो ये ऑप्शन आपका गलत दे रखा है, तो ये एजम्पशन में नहीं आएगा। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नहीं पूछ रहा है तो ये सही होगा, ऑप्शन डी सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Which of the following is the most efficient and economical section used as beam? एज सेक्शन, पाइप सेक्शन, एंगल सेक्शन और आई सेक्शन। यदि हम बात करते हैं अपनी मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन आपके बीम में, तो मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन जो होता है वो हमारा आई सेक्शन होता है, ठीक है। आई सेक्शन जो है वो हमारा मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन होता है। क्यों मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन होता है, क्यों? क्योंकि इसका जो सेक्शनल मॉडुलस है वो एज कंपेयर टू अदर सेक्शन बहुत हायर होता है, ठीक है। इसका जो सेक्शन मॉडुलस है वो अदर जितने भी हमारे सेक्शंस हैं उनसे ज्यादा हायर होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, फ्लेन जो होता है वो बेंडिंग को कैरी करते हैं, ठीक है, और जो वेव होता है वो शियर को कैरी कर सकते हैं, ठीक है। हम क्या कर सकते हैं, लार्ज स्पैन तो बना सकते हैं आई सेक्शन के लिए, बट उनका वेट जो होता है ना वो लेसर होता है, उसके मटेरियल से भी कारण वेट तो लेसर होता है, तो ये मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन हमारा बन के आता है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। करें विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ सॉइल इन जनरल विल हैव द हाईएस्ट कैपिलरी राइज ऑफ वाटर, ठीक है। करें इनमें से किस प्रकार के सॉइल के लिए आपका जो कैपिलरी राइज ऑफ वाटर होगा वो हाईएस्ट होगा। करें कोलाइड्स के लिए, सिल्ट्स के लिए, क्लेस के लिए और फाइन सैंड के लिए। ओके, चलिए हम टेबल को यहाँ पर आपको बता दिया है, वहां से आप देख सकते हैं। कोर्स सैंड है हमारा, तो उसके लिए हाइट ऑफ कैपिलरी राइज जो है 0.03 से 0.15, मीडियम सैंड के लिए 0.12 से 1.1, फाइन सैंड के 0.3 से 3.5, सिल्ट के लिए 1.5 से 2, क्ले के लिए 10 से 30 और कोलाइड्स के लिए आपका ग्रेटर देन 30 मीटर होता है। तो सबसे ज्यादा किसके लिए हुआ, तो आपका कोलाइड्स के लिए हुआ। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज used to specify the size of a theodolite। ऑप्शन दे रखा है diameter of the lower plate, diameter of the vertical circle, telescope length और diameter of upper plate। एक्चुअली क्वेश्चन कर रहा है कि हम थियोडोलाइट के साइज को स्पेसिफाई किस बेस पे करते हैं, ठीक है। यदि हम बात करते हैं अपने थियोडोलाइट के, ठीक है, तो थियोडोलाइट के हम साइज को हम डिफाइन करते हैं ना, वो हम डायमीटर ऑफ जो ग्रेजुएटेड सर्कल लोअर प्लेट जो होता है, ठीक है, जो हमारा लोअर प्लेट होता है उसके अकॉर्डिंग हम अपने थियोडोलाइट के साइज को आपका बताते हैं। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल, यदि आपका थियोडोलाइट जो है 25 सेंटीमीटर थियोडोलाइट दे रखा है, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा जो हमारा लोअर प्लेट है ना उसकी साइज 25 सेंटीमीटर है, तभी हमारे जो थियोडोलाइट की साइज 25 सेंटीमीटर होगी। जनरली हमारे जो साइज अब थियोडोलाइट की वेरी करती है वो 8 to 25 सेंटीमीटर के बीच में वेरी करती है। तो सही ऑप्शन क्या होगा, डायमीटर ऑफ द लोअर प्लेट, ऑप्शन ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट इज द मैक्सिमम सिलेंडरनेस रेशियो अलाउड फॉर स्ट्रक्चरल स्टील मेंबर ऑलवेज अंडर टेंशन। ओके, आपका स्ट्रक्चरल स्टील मेंबर टेंशन में है, उनमें सिलेंडरनेस रेशियो क्या होगा। यदि ऑलवेज टेंशन की बात है, डिफरेंट आपके मेंबर्स के लिए डिफरेंट कंडीशन आपका दे रखा है आपका लैम्डा का, वो आप पढ़ सकते हैं। आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दी जाएगी, तो आपको उसके लिए परेशान नहीं होना, पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी, ठीक है। यदि हम बात करते हैं हमारा यदि ओनली टेंशन में
तो यहाँ पर यदि ओनली टेंशन की बात करते हैं तो हमारे स्लैंडरनेस रेशियो की वैल्यू जो होती है वो 400 आपकी होती है, जिसमें आपका प्री टेंशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। और आप ध्यान रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन कॉन्टिन्यूसली आपका पूछ रखा है। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। करें अकॉर्डिंग टू IS 800 द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ES E into 10 to the power 5 Newton mm square of structural steel is assumed to be okay। यहाँ पर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आपकी स्टील की बात कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर डिफरेंट प्रॉपर्टीज आपकी स्टील की दे रखी है, इसमें भी क्वेश्चन बार बार पूछ रखा था, आप देख सकते हैं। यदि हम आपका डेंसिटी की बात करते हैं स्टील की, तो ये आपका 7850 kg पर मीटर क्यूब। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कितनी होती है? 2 into 10 to the power 5 न्यूटन पर mm स्क्वायर। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी 0.769 into 10 to the power 5 न्यूटन पर mm स्क्वायर। पॉइजन रेशियो आपका 0.3 इलास्टिक रेंज के लिए और 0.5 प्लास्टिक रेंज के लिए। कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांशन के लिए बात करते हैं 12 into 10 to the power -6 होता है। यहाँ पर कितना हो जाएगा? तो 2 into 10 to the power -5 2 into 10 to the power 5 होता है। सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। During surveying, the curvature of Earth is taken into consideration only when the extent of survey is at least। यदि हम सर्वे कर रहे हैं तो आपका जो है कर्वेचर ऑफ अर्थ को हम कंसिडर कब करेंगे, ठीक है। एक्चुअली क्वेश्चन यही है। अब यहाँ पर दो चीजें आती हैं, कई लोगों को 195.5 किलोमीटर स्क्वायर के लिए सेफली हम यूज करते हैं, कई जगह 260 किलोमीटर स्क्वायर ऑप्शन में देता है। दोनों एक साथ कभी नहीं देगा, लेकिन यदि हम 195.5 वाली बात करते हैं, ये तब बात करते हैं जब हम कोई एक ट्रायंगल फॉर्म करते हैं, ठीक है। जब हम एक कोई वेल कंडीशन ट्रायंगल फॉर्म करते हैं तो उस कंडीशन में जो हमारी डिस्टेंस आती है 195.5 किलोमीटर स्क्वायर यदि उस ट्रायंगल का एरिया हो, ठीक है, तो वो उसके लिए लेते हैं। इन जनरल यदि बात करते हैं तो यदि 260 किलोमीटर स्क्वायर से लेस यदि हमारा एरिया है, ठीक है, एरिया लेस है, वहां पर हम अपना अर्थ का कर्वेचर कंसिडर नहीं कर सकते हैं। और यदि एरिया हमारा ग्रेटर है 260 किलोमीटर स्क्वायर से, तो हम वहां पर आपका कर्वेचर जो है अर्थ का वो कंसिडर करते हैं। तो सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन ऑफ VG40 एज स्टिपुलेटेड बाय द इंडियन स्टैंडर्ड इज मिनिमम ऑफ, ठीक है। VG40 के लिए आपका स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन वैल्यू पूछ रखा है एक्चुअली। ऑप्शन रखा है 80, 60, 45, 35। यदि एज पर IS 73 2013 बात करते हैं, जहां पर आपका पेविंग बिटुमेंट्स के लिए वैल्यू दे रखा है, ठीक है। तो पेनिट्रेशन वैल्यू की बात करते हैं कितने पर? 25 डिग्री सेल्सियस पे 100 ग्राम के लिए 5 सेकंड तक, और आपका 0.1 mm पेनिट्रेट कर रहे हैं। तो आपका किसके लिए आप पूछ रहे हैं? VG40 के लिए। यदि VG10 के लिए देखते हैं तो 80 होता है, VG20 के लिए देखते हैं तो 60 होता है, VG30 के लिए 45, VG40 के लिए देखते हैं 35 होता है, ठीक है। यहाँ VG40 के लिए 35, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लूइड्स इज द शियर स्ट्रेस फाउंड टू बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन, ठीक है। कह रहा है कि इनमें से किस फ्लूइड के लिए आपका जो शियर स्ट्रेस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन, मींस डी थीटा अपॉन डी टी। ये आपका बताता है न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी ठीक है। और यदि ये फॉलो कर रहा है तो इसका मतलब वो हमारा न्यूटोनियन फ्लूइड है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यूजुअली ए प्लेट गर्डर इज कॉल्ड एज इकोनॉमिकल इफ इट कोरेस्पॉन्ड्स टू मिनिमम, ठीक है। यदि हम बात कर रहे हैं वेट डेप्थ विड्थ वेब थिकनेस, यदि हम बात कर रहे हैं कोई भी प्लेट गर्डर हमारा इकोनॉमिकल कब होगा, ठीक है। जितने भी हमारे कॉम्प्रेशन मेंबर होते हैं वो फंक्शन किसके होते हैं? डेप्थ के फंक्शन होते हैं, ठीक है। किसके फंक्शन होते हैं? डेप्थ के। यदि आपका, ठीक है, वेट मिनिमम होगा, जिस डेप्थ पर यदि हमारा वेट मिनिमम हो जाएगा तो उसको हम कहते हैं इकोनॉमिकल डेप्थ, ठीक है। जिस डेप्थ पर हमारा जो है मिनिमम होना चाहिए गर्डर का वेट, तो वो हमारा किसको अकॉर्डिंग लेते हैं? तो वेट के अकॉर्डिंग। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
अब क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ प्लेन टेबल सर्विंग। कह रहा है इनमें से कौन सा प्लेन टेबल सर्विंग का एडवांटेज नहीं है। ठीक है, कह रहा है inaccessible point can be located by intersection, irregular areas and object can be represented, it is suitable in magnetic area और number of accessories required are small। ओके, यदि हम बात करते हैं प्लेन टेबल सर्वेइंग की, प्लेन टेबल सर्वेइंग में क्या कर सकते हैं? प्लेन टेबल सर्वेइंग का सबसे बड़ा हमारा बेनिफिट क्या है, एडवांटेज क्या है कि हम अपने ग्राउंड पर ही साइमल्टेनियसली हम रीडिंग भी ले सकते हैं और उसको नोट भी कर सकते हैं, दोनों साइमल्टेनियसली इसमें वर्क करते हैं। ठीक है, जो भी हमारा इनएक्सेसिबल पॉइंट है तो है उनके भी इंटरसेक्शन के लोकेशन को डिनोट कर लेते हैं। ठीक है, जो भी इरेगुलर एरियाज है हम क्या करते हैं अपने प्लेन टेबल सर्वेइंग में, इरेगुलर एरियाज है उनको भी ऑब्जेक्ट को प्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, जो मैग्नेटिक एरिया, क्योंकि इसमें कोई मैग्नेटिक का आपका कंपास वगैरह यूज नहीं करते हैं तो मैग्नेटिक एरिया में भी हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो एक्सेसरीज जो है ना वो बहुत ज्यादा स्मॉल नहीं, ज्यादा होती हैं और हैवी होती हैं, ये एक प्रॉब्लम है अपने प्लेन टेबल सर्वेइंग का। दूसरी प्रॉब्लम क्या है, यदि कहीं वर्षा हो रही है, आपका रेनी सीजन है तो वहां पर भी दिक्कत करती है। कह रहा है नंबर ऑफ एक्सेसरीज रिक्वायर्ड है स्मॉल, नहीं, नंबर ऑफ एक्सेसरीज ज्यादा यूज होती है। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहे व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ ए पिन कनेक्शन। ठीक है, कह रहे इनमें से कौन सा पिन कनेक्शन का एक एडवांटेज है? द मूवमेंट इज जीरो, इट डज नॉट रस्ट, इजियर वर्केबिलिटी, सेकेंडरी स्ट्रेसेस आर यूजुअली निग्लेजिबल। ठीक है, एडवांटेज यदि हम बात करते हैं अपने पिन कनेक्शन की, ठीक है, पिन कनेक्शन क्या होता है? यदि आपके दो मेंबर्स, ठीक है, यदि दो स्ट्रक्चरल मेंबर किसी एक सिलेंड्रिकल से पिन से कनेक्ट किया जाता है तो उस कनेक्शन को हम क्या कहते हैं? पिन कनेक्शन कहते हैं। ठीक है, यह प्रोवाइड कब करते हैं? जब आपका हिंज ज्वाइंट रिक्वायर्ड होता है तब इसे हम प्रोवाइड करते हैं। पिन जो होते हैं ये सेकेंडरी स्ट्रेसेस को रिड्यूस कर देते हैं और ये कभी भी आपका लॉन्गिट्यूडनल टेंशन को रेजिस्ट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, सही ऑप्शन क्या होगा? सेकेंडरी स्ट्रेसेस आर यूजुअली नेग्लिजिबल। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऑन ए प्रेशर वाइड रेशियो प्लॉट ऑन ए सेमी लॉग स्केल फॉर ए सॉइल, द सॉइल ऑफ द लीनियर पोर्शन इज रेफर्ड एज। ओके, स्लोप ऑफ द लीनियर फंक्शन क्या बताता है? करें यदि आप हम क्या करते हैं प्रेशर वाइड रेशियो यदि प्लॉट करते हैं, प्रेशर और वाइड रेशियो के बीच यदि हम सेमी लॉग स्केल पर अपना ग्राफ प्लॉट करते हैं तो उसमें कह रहा है जो लीनियर स्लोप पोर्शन है वो क्या बताता है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने कोफिशिएंट ऑफ, एक्चुअली हम कंप्रेशन इंडेक्स को बताने के लिए, ठीक है, कंप्रेशन इंडेक्स को बताने के लिए हम क्या करते हैं, हम ये ग्राफ ड्रॉ करते हैं किसके किसके बीच? तो अपने वाइड रेशियो, ठीक है, वाइड रेशियो और आपका प्रेशर के बीच। ये हमारा वाइड रेशियो है, ये हमारा प्रेशर है। ठीक है, वाइड रेशियो और प्रेशर लॉग स्केल पर। ये जो स्लोप है हमारा, ये जो स्लोप है, ये स्लोप हमारा बताता है कंप्रेशन इंडेक्स को। किसको बताता है? कंप्रेशन इंडेक्स। ये स्लोप हमारे कंप्रेशन इंडेक्स को बताता है। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट इज द मिनिमम डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन लिमिट और फॉर सस्टेनिंग एक्वेटिक लाइफ। ठीक है, एक्वेटिक लाइफ को सस्टेन करने के लिए कह रहे हैं मिनिमम डिजॉल्व ऑक्सीजन की वैल्यू कितनी होगी पीपीएम में? 64, 4, 2, 16। यदि हम डिजॉल्व ऑक्सीजन की बात करते हैं, ठीक है, तो हम इसे मेजर करने के लिए किसी फेस वाटर में यदि हम डिजॉल्व ऑक्सीजन को मेजर करने की बात करते हैं उसके लिए हम विंकनल मेथड जो, ठीक है, विंकलर मेथड को उपयोग में लाते हैं। ठीक है, आपका डिजॉल्व ऑक्सीजन डीओ क्या मेजर करता है? डिजॉल्व ऑक्सीजन जो डीओ है वो आपका मेजर करता है कि आपके वाटर में कितना आपका ऑक्सीजन डिजॉल्व है। ठीक है, ये आपको वाटर की क्वालिटी को रिप्रेजेंट करता है। यदि हम फिश के सर्वाइवल की बात करते हैं अपने रिवर में, स्ट्रीम में, तो उसके लिए मिनिमम आपका जो है 4 mg पर लीटर या 4 ppm आपका डिजॉल्व ऑक्सीजन की लिमिट होनी चाहिए आपके एक्वेटिक लाइफ के लिए। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है एन आर्क ब्रिज हैविंग स्पैन लेंथ ऑफ 10.25 मीटर इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड। ठीक है, आपका ब्रिज है उसका स्पैन दे रखा है 10.25 मीटर। द वियरिंग कोर्स स्लैब थिकनेस इज 325 mm. इफ द फर्स्ट आर्क इज कास्ट टुडे आफ्टर हाउ मेनी डेज शुड द प्रॉप्स बी रिमूव्ड। ठीक है, तो आपका यदि हम ब्रिज का कोई स्पैन का लेंथ कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, ठीक है,
और आपका स्लैब का जो थिकनेस 325 mm दे रखा है, तो कह रहा है कि इसे कितने दिन बाद हम रिमूव, यदि आज हम उसको कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो हम उसमें जो प्रॉप्स लगाए हैं उसको कितने दिन बाद रिमूव करेंगे। ठीक है, यहाँ पर आपका फॉर्म वर्क की बात कर रहा है। ठीक है, एक्चुअली क्वेश्चन फॉर्म वर्क से रिलेटेड है। यहाँ पर डिफरेंट आपका क्राइटेरिया फॉर्म वर्क के लिए देख सकते हैं। यदि हमारा कह रहा है, ठीक है, 10.25 है, मीन्स आपका स्पैन जो है वो 10.25 होने का मतलब क्या है कि आपका स्पैन जो है वो ग्रेटर देन कितना है 10। ठीक है, ग्रेटर देन 6 है। प्रोप स्पैन यदि हम बीम या आर्चेस के लिए बात करते हैं तो ये अलग होता है, और स्लैब के लिए ये ध्यान रखिए, स्लैब के लिए अलग और बीम के लिए अलग होता है। यदि स्पैन हमारे स्लैब के लिए 4.5 मीटर है तब तो 7 डेज लेते हैं। यदि अधिक हो गया 4.5 के लिए तो 14 डेज लेते हैं। ठीक है, इस तरह यदि हम प्रॉप्स बीम या आर्चेस की बात करते तो वहां पर 6 मीटर स्पैन है तो वहां 14 डेज में हम रिमूव करते हैं, और 6 मीटर से ज्यादा है तो 21 डेज में रिमूव करते हैं। तो यहाँ पर स्लैब की बात कर रहा है तो हम आपका 14 डेज में रिमूव करेंगे, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अकॉर्डिंग टू बेसिक प्रिंसिपल ऑफ कंटूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। द इंटरवल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द जियोग्राफिकल फीचर। बी कह रहा है द इंटरवल डज नॉट डिपेंड ऑन द स्केल ऑफ द मैप और द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द जियोग्राफिकल फीचर। The interval is inversely proportional to the scale of the map, or the interval is directly proportional to the scale of the map. Okay, चलिए अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अपने क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कह रहा है कि किस बेसिक प्रिंसिपल पर हमारा, कौन सा बेसिक प्रिंसिपल आपको कंटूरिंग के लिए यहाँ पर ट्रू है। कह रहा है कि इंटरवल जो होता है, कंटूर इंटरवल होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ग्राफिकल फीचर कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द ग्राफिकल, मतलब जितना आप ग्राफिकल आपका फीचर कॉम्प्लेक्सिटी होगी उतना ज्यादा आपका इंटरवल जो है कंटूर इंटरवल होगा। कह रहा है द इंटरवल डज नॉट डिपेंड ऑन द, इंटरवल जो है, जो कंटूर इंटरवल है वो आपका स्केल ऑफ द मैप पर या आपका जियोग्राफिकल जो आपका कॉम्प्लेक्सिटी है उस पर डिपेंड नहीं करता है। नेक्स्ट ऑप्शन कह रहा है कि इंटरवल जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्केल ऑफ द मैप के, और अगला कह रहा है इंटरवल जो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपका स्केल ऑफ द मैप के। ठीक है, चलिए अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, क्वेश्चन चलते हैं। एक बार इसको थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है, कंटूर क्या होता है, कंटूर आपका इमेजिनरी लाइन होता है जो कि इक्वल एलिवेशन के पॉइंट से पास होता है। ठीक है, यदि हम बात करते हैं कंटूर इंटरवल की तो ये क्या होता है, वर्टिकल डिस्टेंस होता है, दो कंसेक्यूटिव कंटूर के बीच की जो वर्टिकल डिस्टेंस होती है उसे हम कहते हैं कंटूर इंटरवल। ठीक है, तो यहां पर कुछ फैक्टर की हम बात करते हैं कंटूर इंटरवल के लिए। ये क्या होता है, जो कंटूर इंटरवल होता है ये स्केल ऑफ मैप के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, दूसरी चीज जो भी हमारे डिटेल्स मैप पर होते हैं, ठीक है, कंटूर इंटरवल तो टाइम एंड फंड्स के भी आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्यों, क्योंकि जितना टाइम और फंड ज्यादा लगेगा तो आपको कंटूर इंटरवल की उतनी वैल्यू अच्छी आती है आपकी। ठीक है, तो यदि हम बात करते हैं ये आपको इनवर्सली प्रोपोर्शनल फ्लैटनेस ऑफ ग्राउंड के भी होता है। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही है, तो कंटूर इंटरवल जो होता है स्केल ऑफ मैप के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो इंटरवल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्केल ऑफ द मैप, तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस नीड टू बी एप्लीकेबल फॉर यूनिफॉर्म फ्लो टू टेक प्लेस इन एन ओपन चैनल। ठीक है, किसी ओपन चैनल में यूनिफॉर्म फ्लो जो है किस कंडीशन में होगा। ठीक है, यदि हम किसी ओपन चैनल पर यूनिफॉर्म फ्लो की बात करते हैं तो वो उसके लिए कंडीशन क्या है, उसके लिए कंडीशन ये है कि हमारा जो पाइप है, जो चैनल है वो प्रिज्मेटिक होना चाहिए और उसकी डेप्थ ऑफ फ्लो जो है वो कांस्टेंट होनी चाहिए। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अकॉर्डिंग टू IS 800 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लिमिट स्टेट ऑफ ड्यूरेबिलिटी कंसिडरेशन। ठीक है, कह रहा है एज पर IS 800 इनमें से कह रहा है कौन सा लिमिट स्टेट ऑफ ड्यूरेबिलिटी कंसिडरेशन में नहीं आता है, ब्रिटल फ्रैक्चर, कोरोजन ड्यूरेबिलिटी, फटीग क्रैक, फायर ड्यूरेबिलिटी। ओके, एक्चुअली जब हम लिमिट स्टेट ऑफ डिजाइन की बात करते हैं उसमें दो प्रकार की कंडीशन होते हैं, एक लिमिट स्टेट ऑफ स्ट्रेंथ होता है और एक लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसबिलिटी होता है। ठीक है, लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसबिलिटी में ही आपको क्या आता है, ड्यूरेबिलिटी आती है। ठीक है, ड्यूरेबिलिटी किस में आती है, लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसबिलिटी में ड्यूरेबिलिटी आती है, उसी में कोरोजन आता है। ठीक है, डिफ्लेक्शन आता है, डिफॉर्मेशन आता है, फटीग क्रैक भी उसी में आता है। ठीक है,
लेकिन यदि हम बात करते हैं लिमिट स्टेट ऑफ स्ट्रेंथ में, तो इसमें स्ट्रेंथ से रिलेटेड चीजें देते हैं, जैसे एक्सेसिव डिफॉर्मेशन हो गया, स्टेबिलिटी अगेंस्ट ओवरटर्निंग हो गया, ठीक है। ये सब चीजें आपका फ्रैक्चर यदि फटीग के कारण हो रहा है, यदि क्रैक के कारण हो रहा है तो वो आपका सर्विसिबिलिटी में आएगा, और फटीग के कारण हो रहा है तो लिमिट स्टेट ऑफ स्ट्रेंथ में आएगा। ब्रिटल फ्रैक्चर की बात करते हैं तो ये भी इसी में आता है। तो सही ऑप्शन का है नॉट इन लिमिट स्टेट ऑफ ड्यूरेबिलिटी कंसिडरेशन। तो इनमें से कोरोजन वाला भी उसी में आता है, फटीग फायर ड्यूरेबिलिटी भी उसी में आता है, ब्रिटल फ्रैक्चर जो है लिमिट स्टेट ऑफ स्ट्रेंथ में आता है। सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन स्टील डिजाइन ए प्लेट यूज्ड फॉर कनेक्टिंग टू आर मोर स्ट्रक्चरल मेंबर इंटरसेक्टिंग ईच अदर इज रेफर्ड एज, ठीक है। कह रहा है आपका स्टील डिजाइन में आपका दो या दो से अधिक स्ट्रक्चरल मेंबर है, उनको एक प्लेट जो कनेक्ट करता है इंटरसेक्शन को, उस प्लेट को हम क्या कहते हैं, ठीक है। यहां पर देखिए, यहां पे हमारे दो डिफरेंट टाइप के मेंबर्स हैं, ठीक है। इनको ये प्लेट जो है कनेक्ट कर, चाहे वेल्ड के कारण, चाहे बोल्ट के कारण, चाहे पिन के कारण, इस प्लेट को हम कहते हैं गसेट प्लेट। क्या कहते हैं? गसेट प्लेट। सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एन एक्विफर हैज पोरोसिटी ऑफ, ठीक है। आपका एक एक्विफर है जिसके लिए आपको पोरोसिटी की वैल्यू मींस एन दे रखा है कितना 60%, एन की वैल्यू दे रखी है आपकी 60%, ओके। और क्या कह रहा है? रेशियो ऑफ स्पेसिफिक यील्ड, ठीक है। आपका एस वाई दे रखा है, स्पेसिफिक यील्ड टू स्पेसिफिक रिटेंशन, अच्छा मींस आपका एस वाई और एस आर, इसका जो वैल्यू रेशियो दे रखा है 1.5 का। स्पेसिफिक यील्ड पूछ रखा है, स्पेसिफिक यील्ड मतलब पूछ रखा है, मतलब यहां पर हमारा स्पेसिफिक यील्ड पूछ रखा है। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। क्या कहते रखते हैं? व्हाट विल बी द स्पेसिफिक यील्ड इन परसेंटेज, ओके। स्पेसिफिक यील्ड पूछ रखा है, यहां से निकाल लेते हैं। तो स्पेसिफिक यील्ड की यदि हम बात कर लेते हैं, यहां से क्या आ रहा है 1.5 इंटू एस आर, ओके, यह आ जाएगा। और हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि यदि हम टोटल स्पेसिफिक आपका टोटल यील्ड की बात करते हैं, ठीक है, टोटल पोरोसिटी की यदि हम बात करते हैं, टोटल पोरोसिटी क्या होती है? एस वाई प्लस एस आर इक्वल टू एन, टोटल पोरोसिटी होती है। टोटल पोरोसिटी की वैल्यू दे रखी है, एस वाई की वैल्यू, तो एस वाई आपका एस वाई ही है, ठीक है, प्लस एस आर जो हमारा, सॉरी एस वाई कितना आ गया है, 1 सेकेंड, एस वाई हमारा कितना रखा है 1.5 इंटू एस आर प्लस एस आर इक्वल टू एन। यहां से ऐड कर लें 2.5 एस आर इक्वल टू एन की वैल्यू 60 रखी है, ठीक है, 60% है। यहां से एस आर जो निकल कर आ रहा है वो कितना आ रहा है 2.5 से इसमें डिवाइड करें कितना आ जाएगा, लगभग डिवाइड करते हैं तो ये वैल्यू आएगी 24%, ठीक है, 24%, ओके। एस आर की वैल्यू आ गई, एस वाई पूछ रखा है तो एस वाई इक्वल टू निकाल लेते हैं 1.5 इंटू 24, लगभग कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 36%। सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है अकॉर्डिंग टू द बियरिंग कैपेसिटी कंप्यूटेशन थ्योरी which of the following criteria are used for estimating the allowable bearing capacity of soil, ठीक है। कह रहा है यदि हम बियरिंग कैपेसिटी के जो कंप्यूटेशन थ्योरी है, ठीक है, कह रहा है इनमें से कौन सा क्राइटेरिया हम यूज करते हैं आपके बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल को एस्टिमेट करने के लिए, ठीक है। ऑप्शन दे रखा है सेटलमेंट एंड प्लास्टिसिटी, सेटलमेंट एंड शियर फेल्यूर, सॉइल स्ट्रक्चर इंटरफेस फेल्यूर और सेटलमेंट एंड टेंसाइल फेल्यूर, ठीक है। तो यहाँ पर आपके कुछ फाउंडेशन के लिए जब हम आपका यूज करते हैं कंप्यूटेशन थ्योरी, कुछ यहाँ पर आपके उसके रिक्वायरमेंट, जनरल रिक्वायरमेंट दे रखे हैं। पहला, सेटलमेंट ऑफ फाउंडेशन शुड बी विद इन परमिसिबल लिमिट, आपका जो फाउंडेशन का सेटलमेंट है वो परमिसिबल लिमिट में होना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात यदि बात करते हैं कंप्यूटेशन थ्योरी में, आपका फाउंडेशन मस्ट बी सेफ अगेंस्ट शियर फेलियर में सेफ होना चाहिए, ठीक है। फाउंडेशन शुड बी लोकेटेड एज सच डेप्थ सच दैट इज परफॉर्मेंस इज नॉट अफेक्टेड बाय सीजनल वॉल्यूम चेंज, ठीक है। आपके सॉइल पे सीजनल वॉल्यूम मींस यदि आपका रेन हो रहा है या कुछ भी सीजनल चेंजेस हो रहे हैं उसके कारण जो वॉल्यूम चेंज हो रहा है उसका कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए आपको फाउंडेशन पे, ठीक है। यहाँ पर दो चीजें, एक तो हम सेटलमेंट देख रहे हैं और दूसरा शियर फेल्यूर भी देख रहे हैं। तो सही ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर बी, सेटलमेंट एंड शियर फेल्यूर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
व्हाट इज द मिनिमम नॉमिनल कवर टू बी प्रोवाइडेड फॉर रेनफोर्स्ड कंक्रीट मेंबर एक्सपोज टू सीवियर वेदर कंडीशन। ओके, सीवियर वेदर कंडीशन के लिए आपका मिनिमम कवर आपका पूछ रखा है रेनफोर्स्ड कंक्रीट के लिए, ठीक है, आपको पूछ रखा है आपका। तो सीवियर कंडीशन के लिए बात करते हैं तो आपका यदि कंक्रीट की ग्रेड की मिनिमम बात करते हैं M30 होता है और कवर 45 mm का प्रोवाइड करते हैं। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द ब्लेड्स, 1 सेकंड आगे चला गया। द ब्लेड्स ऑफ ए फास्ट सेंट्रीफ्यूगल पंप इम्पेलर विल बी, ठीक है, आपका ब्लेड, आपका सेंट्रीफ्यूगल पंप जो इम्पेलर होता है उसके लिए ब्लेड क्या होता है? ओके, प्रोपेलर टाइप, रेडियली स्प्रेडिंग टाइप, फॉरवर्ड फेसिंग टाइप और बैकवर्ड फेसिंग टाइप। ओके, चलिए देख लेते हैं। ये हमारा क्या है? सेंट्रीफ्यूगल पंप है। यदि सेंट्रीफ्यूगल पंप की बात करते हैं तो ये क्या करता है? जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है उसको हाइड्रोडायनामिक एनर्जी में आपका फ्लूइड के चेंज करता है, ठीक है। अब इसमें यहाँ पर जो हम इम्पेलर यूज करते हैं, ठीक है, ये इम्पेलर जो यूज करते हैं, ये इम्पेलर जो यूज करते हैं, ठीक है, तो इसमें इम्पेलर में जो हमारा क्या कहता है, जो इम्पेलर में हम अपना, ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल पंप में है वो इम्पेलर जो यूज करते हैं, जो उसमें वेन्स, ये हमारे वेन्स है, ये इम्पेलर के हमारे वेन्स है, ठीक है, ये क्या है? वेन्स है। तो वेन्स को जो यूज करते हैं, ये हमारे जो इसमें वेन्स होते हैं वो फॉरवर्ड टाइप के होते हैं, ठीक है, सॉरी बैकवर्ड कर्व वाले वेन्स जो होते हैं हमारे, बैकवर्ड कर्व वाले वेन्स इसमें यूज करते हैं, जिनकी जो एंगल जो होती है ब्लेड की वो लेस देन 90 डिग्री होती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में चलते हैं तो जो हमारे, ठीक है, तो ब्लेड्स जो हैं वो हमारे बैकवर्ड फेसिंग में होते हैं। किसमें? बैकवर्ड फेसिंग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आप ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इन सीवेज फ्लो डिजाइन द वेलोसिटी ऑफ फ्लो ऑफ सीवेज इज कंसिडर्ड नॉट टू डिपेंड ऑन, कह रहा है आपका सीवेज फ्लो डिजाइन के लिए आपका कह रहा है कि आपका वेलोसिटी ऑफ फ्लो इनमें से किस पर डिपेंड नहीं करती है? ग्रेड ऑफ सीवर पे, रफनेस ऑफ सीवर पे, लेंथ ऑफ सीवर पे, आपका हाइड्रोलिक मीन डेप्थ ऑफ सीवर पे। यदि हम बात करते हैं आपका डिस्चार्ज इन सीवर, वो कैसे मेजर करते हैं? तो 1/n इंटू ए इंटू आर पे 2/3 इंटू √s, ये हमारा फॉर्मूला है, ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है। यहाँ पर ए क्या है? एरिया ऑफ पाइप है, एच क्या है? आपका हाइड्रोलिक मीन डेप्थ है, एस क्या है? आपका स्लोप या ग्रेड ऑफ द सीवर है, एन रफनेस कांस्टेंट है। कार्य किस पे डिपेंड नहीं करता है? एक्चुअली ये ग्रेड पे कर रहा है, रफनेस कांस्टेंट पे कर रहा है, हाइड्रोलिक मीन डेप्थ पे भी करता है। आपका वेलोसिटी जो है लेंथ ऑफ सीवर पे निर्भर नहीं करता है, नहीं डिपेंड करता है आपका लेंथ ऑफ सीवर पे। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है इन द प्रोसेस ऑफ क्लोरिनेशन ऑफ वाटर एप्लीकेशन ऑफ क्लोरीन बियॉन्ड द स्टेज ऑफ ब्रेक पॉइंट इज टर्म्ड एज। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पे टीसीएस में क्वेश्चन ज्यादा आया हुआ है, डीडीएम, ये आप देख सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। कई क्वेश्चन इस पे करा चुका हूँ, डिटेल एनालिसिस भी करा चुका हूँ, तो वो भी आप वीडियो से देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा और आप इसे जरूर देखिएगा, ये आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यदि हम सुपर क्लोरिनेशन की बात करते हैं, जब आपका एक्सेस क्लोरीन होता है, कब? आपका ड्यूरिंग द एपिडेमिक कंडीशन हम क्या करते हैं? एक्सेस क्लोरीन 5 to 15 mg पर लीटर वो हम क्या करते हैं? ऐड करते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है? आपका बियॉन्ड ब्रेक पॉइंट आपको क्लोरिनेशन देता है, जिसको हम कहते हैं सुपर क्लोरिनेशन, ठीक है। तो अब बियॉन्ड जब यदि हम ब्रेक पॉइंट यदि अपना क्लोरीन यूज करते हैं वो हमारा क्या कहलाता है? सुपर क्लोरिनेशन। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है ए फ्लो नेट कैन बी अप्लाइड फॉर ऑल द लिस्टेड पर्पस बिलो एक्सेप्ट, ठीक है। कह रहा है इनमें से किसे छोड़कर हम अपना सभी पर्पस के लिए अपना फ्लो नेट अपना अप्लाई करते हैं? चलिए थोड़ा बहुत देख लेते हैं फ्लो नेट के बारे में, फिर आते हैं क्वेश्चन पे। ये हमारा फ्लो नेट है, ठीक है, ये हमारा फ्लो नेट डायग्राम है। फ्लो नेट क्या होता है? तो फ्लो नेट आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है आपका सॉइल मास के थ्रू जो वाटर फ्लो करता है, सॉइल मास के थ्रू जो वाटर फ्लो करता है उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमारा फ्लो नेट होता है, जो कि आपका कर्वी लीनियर फॉर्म करता है, ठीक है, जिसका डायग्राम कर्वी लीनियर होता है, जिसमें यदि हम बात करते हैं इक्विपोटेंशियल लाइन, ठीक है, ये फॉर्म कैसे होता है? तो इक्विपोटेंशियल लाइन और फ्लो लाइन को मिलाकर के ये उसके कॉम्बिनेशन से फ्लो नेट का फॉर्म होता है। अब इक्विपोटेंशियल लाइन जो होता है वो फॉर्म होता है किसके द्वारा? तो इक्वल टोटल हेड को जब कनेक्ट करते हैं, इक्वल टोटल हेड पॉइंट्स को कनेक्ट करते हैं तो हमारा इक्विपोटेंशियल लाइन फॉर्म होता है, ठीक है। ये जो आपका एप्लीकेशन जो है इसका क्या है? ये आपको सीपेज के डिटर्मिनेशन में यूज में आता है, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर के डिटर्मिनेशन में यूज में आता है, सीपेज प्रेशर को डिटर्मिनेट करने में यूज में आता है, और आपका
एग्जिट ग्रेडियंट को भी डिटरमिनेशन में ये यूज में आता है। ठीक है, तो किस में नहीं आता यहाँ पे कह रहा है, तो सीपेज प्रेशर में आता है, सीपेज का डिटरमिनेशन में भी यूज में होता है, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर में भी यूज करते हैं। ये आपका जो इलेक्ट्रिक चार्ज कैरिंग कैपेसिटी की डिटरमिनेशन नहीं करता है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 41। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 क्या कह रहा है, द हाई स्ट्रेंथ डिफॉर्म्ड बार reinforcement in either direction in a slab shall not be less than P% of the total cross sectional area where P is। ठीक है, क्वेश्चन अगर क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है आपका कोई रेनफोर्स स्लैब है, ठीक है, जिसमें हमने अपना स्लैब है उसमें हमने रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर रखा है, और उसमें रेनफोर्समेंट जो प्रोवाइड किया है वो क्या है, हाई स्ट्रेंथ डिफॉर्म्ड बार। ठीक है, तो कह रहा है उसके लिए जो बार का आपका एरिया होगा वो मिनिमम कितना होगा, या लेस देन आपका टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया का कितना से कम नहीं होगा। ठीक है, तो यदि हम बात करते हैं अपने हाई स्ट्रेंथ डिफॉर्म्ड बार को यदि हम यूज करते हैं, ठीक है, तो मिनिमम रेनफोर्समेंट इन स्लैब की यदि बात करते हैं एज पर IS 456, ठीक है, 2000 यदि हम बात करते हैं, तो यहाँ पर यदि हम हाई स्ट्रेंथ बार का यूज कर रहे हैं, मीन्स FE 415 या FE 500 का यूज कर रहे हैं, टोटल क्रॉस सेक्शन एरिया का 0.12% से कम हम नहीं लेंगे। ओके, और यदि FE 250 यूज करते तो 0.5% ऑफ टोटल एरिया से लेस हम इसे नहीं लेते। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा 0.12। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व्स आर डिफरेंट ग्रेड्स यूजुअली ज्वाइंट टूगेदर। ठीक है, कह रहा है कि इनमें से कौन सा ऐसा कर्व है, ठीक है, जो यूजुअली दो डिफरेंट ग्रेड्स को ज्वाइन करने के लिए यूज में लाया जाता है। ऑप्शन देखा, रिवर्स, ट्रांजिशन, वर्टिकल, कंपाउंड। ठीक है, यदि हम बात करते हैं दो डिफरेंट, यदि हम ग्रेड्स लाइंस को, दो डिफरेंट ग्रेड लाइन जैसे रेलवे के, हाईवे के, इनको जोड़ने के लिए हम जो कर्व यूज करते हैं वो कर्व होता है हमारा वर्टिकल कर्व। ठीक है, वर्टिकल कर्व क्या होता है, तो ये वर्टिकल कर्व कनेक्ट करता है आपका टू डिफरेंट ग्रेड लाइंस ऑफ रेलवेज, हाईवेज। ठीक है, इनको वर्टिकल कर्व से हम क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। ठीक है, अब वर्टिकल कर्व जो है आपका सर्कुलर भी हो सकता है, पैराबोलिक भी हो सकता है। ठीक है, जनरली हम प्रेफर करते हैं अपना पैराबोलिक वर्टिकल कर्व। ठीक है, इसे सबसे ज्यादा हम प्रेफर करते हैं। यदि अब अपने क्वेश्चन पे आते हैं तो कह रहे कौन सा जोड़ने के लिए यूज करते, तो वो होगा आपका पैराबोलिक, तो आपका वर्टिकल कर्व। ऑप्शन सी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन, नॉट ऑप्शन बी। ठीक है, ये आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, यूजुअली फॉर ए ग्रुप ऑफ पाइल्स पाइल कैप्स आर प्रोवाइडेड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन। ठीक है, क्वेश्चन कर रहा है जब हम ग्रुप ऑफ पाइलिंग करते हैं तो पाइल कैप्स जो प्रोवाइड किए जाते हैं वो किसके लिए मेनली प्रोवाइड किए जाते हैं। ऑप्शन दे रखा है, स्टॉप एनी इन्फिल्ट्रेशन ऑफ वाटर फ्रॉम टॉप, स्प्रेड लोड्स टू ऑल पाइप्स, ओके, अरेस्ट लेटरल डिस्प्लेसमेंट, और इंक्रीज द लोड बियरिंग कैपेसिटी ऑफ ईच पाइल। ओके, जब हम पाइल कैप्स की बात करते हैं तो उनकी क्या फंक्शन है, हम पाइल कैप्स जो है अपने ग्रुप पाइलिंग में क्यों प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो इसका डिफरेंट फंक्शन है। पहली बात, हम पाइल्स जो है अपने हॉरिजॉन्टल और जो वर्टिकल लोड है, ठीक है, उसको पाइल ग्रुप पर हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, जिससे हमारा जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लोड इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए अपने पाइल ग्रुप पर, उसके लिए हम आपका पाइल कैप्स प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, दूसरी बात, ये हमको लेटरल जो स्टेबिलिटी होती है वो इंडिविजुअल पाइल के लिए प्रोवाइड करती है। ठीक है, तीसरी बात, ये हमें नेसेसरी कंबाइंड असिस्टेंस, ठीक है, जो स्ट्रेस के लिए जो रेसिस्टेंस चाहिए आपका सुपर स्ट्रक्चर से जो आ रहा है लोड या आपका ग्राउंड मूवमेंट से, उसे रेसिस्ट करने के लिए जो हमें स्ट्रेस चाहिए तो वो हमको प्रोवाइड करता है आपका पाइल कैप। ठीक है, सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, स्प्रेड लोड्स टू ऑल पाइल्स। ऑप्शन बी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। When a matter resists applied shear stress by static deformation, it is solid, fluid, liquid, gas। ठीक है, आपका कोई मैटर है, उस पर आपने shear स्ट्रेस अप्लाई किया, ठीक है, और वो कंटिन्यूअस यदि डिफॉर्मेशन हो रहा है, इफ यू आर अप्लाइंग अ shear stress
on a material if material is continuously deforming then it will be liquid, and if there is static deformation, यदि आपका static deformation है, ठीक है, static deformation मिल रहा है, static deformation मिल रहा है, तो हमारा क्या होता है, सॉलिड, हमारा होता है सॉलिड। और यदि हमें ठीक कॉन्टिन्यूअस डिफॉर्मेशन मिले, कॉन्टिन्यूअस डिफॉर्मेशन में मिलता है, वो हमारा क्या होता है, लिक्विड। तो यहां पर आपका स्टैटिक डिफॉर्मेशन मिल रहा है, मींस सॉलिड होगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Castigliano's थ्योरम रिप्रेजेंट विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड, इक्विलिब्रियम, फ्लेक्सिबिलिटी, डिस्प्लेसमेंट और फोर्स। एक्चुअली जब हम एनालिसिस अपने ट्रस्ट की करते हैं तो हम दो मेथड का यूज करते हैं, एक हमारा होता है फोर्स मेथड, ठीक है, और एक होता है हमारा डिस्प्लेसमेंट मेथड, ठीक है। अब यदि हम बात करते हैं फोर्स मेथड की तो उसमें जो इंडिटर्मिनेसी आती है वो स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी होती है, और यदि हम बात करते हैं अपने डिस्प्लेसमेंट मेथड की तो उसमें जो इंडिटर्मिनेसी आती है वो काइनेमेटिक इंडिटर्मिनेसी आती है, ठीक है। इसमें जो इक्वेशन होते हैं वो कॉम्पेटिबिलिटी इक्वेशन होते हैं, और डिस्प्लेसमेंट मेथड में इक्विलिब्रियम इक्वेशन को यूज करते हैं, ठीक है। ये आपका जो है फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स पे आपके होते हैं, और ये इसका रिलेशन स्टिफ मैट्रिक्स से होता है। अब देखिए इस पे क्वेश्चन आया तो ये भी इंपॉर्टेंट है, बार बार इस पे क्वेश्चन इसके डिफरेंस में पूछ रखा है, तो ये टेबल याद रखिएगा, इसे बाहर नहीं पूछेगा, ठीक है। अब यदि हम बात करते हैं फोर्स मेथड की तो उसमें आता है मूवमेंट एरिया मेथड, थ्योरम ऑफ लीस्ट वर्क, कॉलम एनालॉजी मेथड, फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स मेथड और कास्टिलियानोस थ्योरम। यदि इसके एग्जांपल की बात करते हैं स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड है, मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड है, कैनिज मेथड है, और आपका स्टिफनेस मैट्रिक्स मेथड है, ठीक है। तो कह रहा है कि आपका कास्टिलियानो तो ये फोर्थ मेथड है आपका, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज नॉट यूज्ड फॉर मेजरिंग द वर्केबिलिटी ऑफ कॉन्क्रीट। वर्केबिलिटी, ठीक है, वर्केबिलिटी क्या होता है, ठीक है, आपका वर्केबिलिटी क्या होता है, वर्केबिलिटी आपको बताता है ईज ऑफ वर्क, ईज ऑफ वर्क, ठीक है, मीन्स आप अपना कितना इजिली कंक्रीट को लीड कर सकते हैं आपके, ठीक है, किसी भी कंस्ट्रक्शन में, वो आपका ईज ऑफ वर्क वर्केबिलिटी बताता है। अब वर्केबिलिटी को मेजर करने के लिए हमारे पास डिफरेंट मेथड है, जिसमें आपका कॉम्पेक्शन मेथड भी होता है, स्लम्प मेथड भी होता है, वीवी मेथड भी होता है, बट मार्स कॉन्फ्लो टाइम कोई मेथड आपका वर्केबिलिटी का नहीं है। कहीं में से कौन सा यूज में नहीं होता, तो ये ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एनएरोबिक वर्किंग कंडीशन आर एप्लीकेबल टू, ठीक है। अनएरोबिक कंडीशन किसके लिए एप्लीकेबल है, ऑप्शन दे रखा है स्लज डाइजेशन टैंक, एक्टिवेटेड स्लज डाइजेशन यूनिट, सेडिमेंटेशन टैंक और ट्रिकलिंग फिल्टर। एक्चुअली स्लज डाइजेशन क्या होता है, ठीक है, स्लज डाइजेशन क्या होता है, तो स्लज डाइजेशन आपका बायोकेमिकल प्रोसेस होता है जिसमें आपके ऑर्गेनिक सॉलिड जो है, ठीक है, स्टेबल आपका सब्सटेंसेस में डिकम्पोज हो जाते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है, वेट भी आपके सीवेज का रिड्यूस हो जाता है, स्लज का रिड्यूस हो जाता है। अब इसमें डिफरेंट मेथड है, ठीक है। अब यदि हम बात करते हैं स्लज डाइजेशन प्रोसेस की, ठीक है, ये आपका बोथ एरोबिक और अनएरोबिक दोनों कंडीशन के लिए यूज में लाते हैं, लेकिन सेडिमेंटेशन टैंक, ट्रिकलिंग फिल्टर और एक्टिविटी ये केवल एरोबिक के लिए है, ठीक है। तो यहाँ पर यदि हम आपका आंसर देखें यदि लगभग, तो वो होगा दोनों के लिए ऐसे होता है, स्लज डाइजेशन टैंक दोनों के लिए होता है, तो आपका एप्लीकेबल तो ए ही लेंगे, क्योंकि ये तीनों जो है वो एरोबिक के लिए, नॉट अनएरोबिक के लिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। What will be the effective length of steel column of length is having one end hinged and other end fixed, ठीक है। थोड़ा साइज पेन का काम कर लेते हैं, ओके। तो आपका क्या है कि आपका इफेक्टिव लेंथ ऑफ स्टील कॉलम बताना है, ठीक है, जिसके लिए आपका वन एंड हिंज्ड है और वन एंड फिक्स्ड। ये भी आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं, इसको भी इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। तो यदि आपका वन एंड हिंज्ड है और वन एंड फिक्स है तो आपका जो है ये कंडीशन होगा, और इसके लिए आपका इफेक्टिव लेंथ जो आती है वो आती है 0.8 L। यहाँ पे S दे रखा 0.8 S, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
व्हाट इज द रेंज ऑफ इफेक्टिव साइज ऑफ सैंड पार्टिकल यूज्ड इन स्लो सैंड फिल्टर। ठीक है, अब ये भी इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा इस चैप्टर से, इससे भी क्वेश्चन कई बार डीडीए में आए हुए हैं, सारे पेपर में लगभग क्वेश्चन बनते हैं इससे, स्लो सेंट फिल्टर और रैपिड सेंट फिल्टर से, तो इसको मार्क कर लीजिए। ठीक है, स्लो सेंट फिल्टर की बात कर रहे हैं और रैपिड सेंट फिल्टर की। अब यहाँ पर हम डिफरेंट क्वेश्चन इसके बता चुके हैं, तो आप वीडियो को देख सकते हैं, उतना डिटेल में नहीं जाएंगे हम। इसमें हमारा जो क्वेश्चन पूछ रखा है वो आपका पूछ रहा है इफेक्टिव साइज। ठीक है, इफेक्टिव साइज यदि स्लो सेंट फिल्टर की बात करते हैं तो लगभग जो हमारा इफेक्टिव साइज आता है वो 0.15 से आपका 0.30 तक आता है। ठीक है, या 0.15 से, लेकिन यहाँ पर उस तरह का 0.25 दे रखा है से 0.35, तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। और यदि हमारा रैपिड सेंट फिल्टर होता है तो उसके लिए हम 0.35 से लेकर के शायद यूनिफॉर्मिटी की बात करें 1.2 1.7 ओके 2.5 तक। ओके, हाँ तो यही हो जाएगा, 0.35 से लेकर के हमारा 0.55 तक होता है। यहाँ सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द वॉल्यूम, अगला क्वेश्चन का, द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाई एरेटेड मिक्स्ड लिक्विड कंटेनिंग 1 ग्राम ऑफ ड्राई सॉलिड आफ्टर सेटलिंग फॉर 30 मिनट इज टर्म्ड एज। ठीक है, कह रहा है आपका कि आपका वॉल्यूम जो ऑक्यूपाई हो रहा है आपका मिक्स्ड लिक्विड में 1 ग्राम ड्राई सॉलिड का 30 मिनट के सेटलिंग में, वो आपका क्या कहलाता है, तो इसका हम कहते हैं स्लज वॉल्यूम इंडेक्स। इसको क्या कहते हैं, स्लज वॉल्यूम इंडेक्स। यदि आपका 30 मिनट में आपका सेटलिंग हो रहा है आपका मिक्स्ड लिक्विड का 1 ग्राम ऑफ सॉलिड का, तो जो आपका वॉल्यूम ऑक्यूपाइड होता है ml में, उसे हम कहते हैं आपका स्लज वॉल्यूम इंडेक्स, SVI, स्लज वॉल्यूम इंडेक्स। तो आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है ए 5 फीट बाई 6 फीट okay footing is designed with a water table at the base of the footing as per the general bearing capacity equation, what would be correction of water table। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछ रखा है यहाँ पर, करेक्शन ऑफ वाटर टेबल पूछ रखा है। यदि आपका जो है बी आपका दे रखा है कितना 5 फीट, एल दे रखा है आपको कितना 6 फीट। ओके, और कंडीशन क्या दे रखा है ना कि आपका जो वाटर टेबल है वो बेस ऑफ द फुटिंग पर है। यदि बेस ऑफ द फुटिंग पर वाटर टेबल है मींस डी डब्ल्यू की वैल्यू कितनी हो गई, 0 हो गई। बेस पर है मींस डी डब्ल्यू की वैल्यू 0 हो गई। ठीक है, आपका क्या पूछ रहा है, तो आपका पूछ रहा है करेक्शन ऑफ वाटर टेबल। ठीक है, आपका पूछ रहा है करेक्शन फॉर वाटर टेबल। ओके, वाटर टेबल के लिए आपका करेक्शन पूछ रखा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका ये। तो क्या आएगा वाटर टेबल के लिए करेक्शन, तो हम जब करेक्शन निकालते हैं तो हमें क्या आता है 0.5, करेक्शन क्या आता है 0.5 प्लस 0.5 इंटू डी डब्ल्यू अपॉन बी आता है, ये बी आता है। यहां सॉल्व कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा 0.5 प्लस 0.5 इंटू, अब डी डब्ल्यू आपका बेस ऑफ फुटिंग पे मीन्स 0 हो जाएगा, बी की वैल्यू 5 है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, तो 0.5 ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है एज पर IS 456 द अनसपोर्टेड लेंथ बिटवीन एंड रेजिस्टेंस shall not exceed m times the least lateral dimension of a column। ठीक है, when where m is आपका अनसपोर्टेड लेंथ बिटवीन आपका एंड रेजिस्टेंस जो है, दोनों ओर के एंड रेजिस्टेंस जो है उनके बीच का आपका पूछ रहा है अनसपोर्टेड लेंथ जो है वो आपका कितने टाइम्स ऑफ लेटरल लीस्ट लेटरल डायमेंशन से आपका एक्सीड नहीं करना चाहिए। ऑप्शन दे रखा 30, 20, 40 और 60। अनसपोर्टेड लेंथ क्या होता है, सबसे पहले अनसपोर्टेड लेंथ, तो आपका अनसपोर्टेड लेंथ जो होता है वो आपका क्लियर डिस्टेंस होता है आपका मेंबर्स के बीच। ठीक है,
जो कि आपको प्रोवाइड किए जाते हैं लेटरल सपोर्ट के, जो कॉलम के लेटरल सपोर्ट के लिए मेंबर्स प्रोवाइड किए जाते हैं, उनके बीच का जो क्लियर डिस्टेंस होता है उसे हम कहते हैं अनसपोर्टेड लेंथ। ठीक है, और यदि अनसपोर्टेड लेंथ की एज पर IS 456 हम बात करते हैं तो अनसपोर्टेड लेंथ बिटवीन एंड रिस्ट्रेंट्स जो है वो आपके 60 टाइम से एक्सीड नहीं करना चाहिए आपके लीस्ट लेटरल डायमेंशन ऑफ द कॉलम के। ठीक है, उसके 60 टाइम से आपका एक्सीड नहीं करना चाहिए। और यदि हम बात करते हैं इफ एनी प्लेन वन एंड ऑफ कॉलम इज अनस्ट्रेंड, एक स्ट्रेंड है और एक आपका अनस्ट्रेंड है, तो उसका अनसपोर्टेड लेंथ जो है वो एक्सीड नहीं करना चाहिए 100b² से। ठीक है, यहाँ पर 60 से एक्सीड नहीं करना चाहिए, ऑप्शन हमारा डी सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच इक्वेशन यूजुअली गिव्स द लेमिनार फ्लो फॉर रियल फ्लूइड, इनमें से कौन सा इक्वेशन जो है आपका लेमिनार फ्लो के लिए आपका इक्वेशन देता है। ठीक है, अब यहां पर हम बात करते हैं, ऑप्शन देखा बर्नौली, न्यूटन, यूलर, नेवियर स्टोक्स। यदि हम नेवियर स्टोक्स इक्वेशन की बात करते हैं तो इसमें हम कंसिडर किसको करते हैं, इसमें प्रेशर और विस्कस फोर्स को कंसिडर करते हैं। ठीक है, और टर्बुलेंस को। ठीक है, इसमें टर्बुलेंस और आपका सरफेस टेंशन इनको इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, आपको टर्बुलेंस और सरफेस टेंशन को इग्नोर कर देते हैं। तो ये बेसिकली जो है हमारा नेवियर स्टोक्स इक्वेशन रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, मोशन फॉर लेमिनार फ्लो, क्योंकि इसमें टर्बुलेंस नहीं हो रहा है और टेंशन फोर्स, सरफेस टेंशन फोर्स को हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं, मींस ये हमको देगा लेमिनार फ्लो के लिए इक्वेशन, लेमिनार फ्लो के लिए। तो लेमिनार फ्लो के लिए हमारा कौन सा इक्वेशन देगा, तो वो आपका नेवियर स्टोक्स देगा। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ठीक है, यूलर इक्वेशन की बात करते हैं तो वो आपका रोटेशनल फ्लो के लिए देता है, क्योंकि उसमें लेमिनार, इरोटेशनल, इनविजिड इनके लिए लेते हैं, तो ये आपका जो होता है वो हमारा यूलर इक्वेशन होता है। ठीक है, हाइजेन ठीक है, आपका जो है हाइजेन पॉइसन जो फ्लो है वो आपका सर्कुलर के लिए ओनली देता है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अकॉर्डिंग टू IS 456 what is the partial safety factor for loads in case of limit state of collapse when dead load and live loads are taken into account। ठीक है, जब आपका डेड लोड मतलब आप डेड लोड और लाइव लोड प्लस लाइव लोड ले रहे हैं, ठीक है, दोनों का अकाउंट में ले रहे हैं, तो कह रहा है आपका क्वेश्चन में आपका पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी बताना है आपको लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स के लिए। तो हम दो है, तो हमारा लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स होगा या लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी होगा। अब हमको क्या कह रहा है, डेड लोड प्लस लाइव लोड ले रहे हैं, तो डेड लोड और लाइव लोड के लिए कितना लेते हैं, तो आपका पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.5 लेते हैं। कितना, 1.5 लेते हैं। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहे फॉर ए ट्राइंगुलर सेक्शन द रेशियो ऑफ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया about its base and about a centroidal axis parallel to its base is। ठीक है, तो ये हमारा मान लीजिए कोई ट्रायंगुलर सेक्शन हो गया। ठीक है, ये बेस हो गया आई, ये मान लीजिए सेंट्रोइडल एक्सिस हो गया हमारा। ठीक है, आई एक्स। ठीक है, ये हो गया। अब यहां के लिए बेस के यदि बात करते हैं तो कितना होता है, तो बेस के लिए यदि हम बात करते हैं अपना मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए तो कितना होता है, BH3/12। ठीक है, बेस के लिए BH3/12 आ जाता है। और जब यदि हम बात करते हैं आपका सेंट्रोइडल एक्सिस के लिए तो कितना आता है, सेंट्रोइडल एक्सिस के लिए यदि बात करते हैं, यहां पर यदि बात करते हैं जो कि आपका बेस के पैरेलल है, यहां पर आता है आपका BH3/36। अब दोनों का रेशियो पूछ रहा है तो दोनों का रेशियो निकाल दीजिए, ये कैंसल, ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, नहीं सॉरी इसका रेशियो नहीं पूछ रहा है, 1 सेकंड, उल्टा आ जाएगा। तो ये इसका पूछ रहा है कि आपका अबाउट बेस टू, आपका बेस टू सेंट्रोइडल एक्सिस पूछ रहा है। बेस टू सेंट्रोइडल एक्सिस मींस BH3/12 अपॉन BH3/36। ठीक है, ये आपको कट जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो 12×36 आपका 3 होगा, 3 टाइम्स। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेथड ऑफ लेइंग वाटर डिस्ट्रीब्यूशन पाइपलाइन। ठीक है, यदि हम वाटर डिस्ट्रीब्यूशन पाइपलाइन की बात करते हैं, ठीक है, तो उसके लिए डिफरेंट मेथड है, इनमें से कौन सा नहीं है, डेड एंड,
ग्रिड आयरन, रेडियल और स्पाइरल आपने पढ़ा है। जो लेआउट आपको डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की बात करते हैं तो उसमें ग्रेडियंट भी आता है, जिसको हम ट्री सिस्टम भी कहते हैं, ग्रिड सिस्टम या रेक्टेंगुलर सिस्टम, रिंग या सर्कुलर सिस्टम और रेडियल सिस्टम। स्पाइरल कोई ऐसा सिस्टम नहीं है वाटर डिस्ट्रीब्यूशन पाइप का, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यूजुअली द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीवेज इज, ठीक है, आपको सीवेज की स्पेसिफिक ग्रेविटी यूजुअली होती है कह रहा स्लाइटली लेस देन 1, 1, स्लाइटली ग्रेटर देन 1 और मच लेस देन 1, ठीक है। यदि हम सीवेज की बात करते हैं क्या कंटेन करता है, नॉर्मली आपका स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉलिड मीन 0.1% तक, और आपका वाटर जो लार्जर एज कंपेयर टू सॉलिड ज्यादा आपका कंटेन करता है। वाटर 0.1% आपका सॉलिड करता है, वाटर 99.9%। तो इसका मतलब जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होगा, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, स्लाइटली ग्रेटर देन 1 आएगा। स्पेसिफिक ग्रेविटी आपको ग्रेटर देन 1, ठीक है, तो आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी स्लाइटली ग्रेटर देन 1 आता है, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आप क्वेश्चन द डिफरेंस बिटवीन द टोटल हेड लाइन एंड हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन इज द जियोमेट्रिक हेड, प्रेशर हेड, वेलोसिटी हेड और आपका एलिवेशन हेड। यदि हम बात करते हैं अपने, ठीक है, टोटल हेड लाइन और पूछ रहा है हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन की। टोटल हेड लाइन मीन टोटल एनर्जी लाइन। यदि टोटल एनर्जी लाइन की बात करते हैं, टोटल एनर्जी लाइन या टोटल हेड लाइन भी कह सकते हैं लाइन, ठीक है, इसके लिए क्या इक्वेशन आपका आता है, तो आपका जेड प्लस पी अपॉन सेकेंड P अपॉन रो जी प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2g। और यदि हम बात करते हैं आपका हाइड्रोलिक ग्रेडियंट मीन्स HGL के लिए हम बात करते हैं तो क्या आता है HGL के लिए Z प्लस P अपॉन रो जी, ठीक है। तो दोनों का डिफरेंस पूछा है, दोनों का डिफरेंस निकाल दीजिए, तो Z से Z चला जाएगा, बचेगा क्या वी स्क्वायर अपॉन 2g मीन्स ये होता है आपका वेलोसिटी हेड, वेलोसिटी हेड। ऑप्शन सी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। करेक्ट फॉर ए सिंपली सपोर्टेड बीम इफ द ओरिजिनल डेप्थ एंड विड्थ आर डबल्ड द डिफ्लेक्शन एट द सेंटर विल बी। आपका तो ये क्वेश्चन जो है ना, आपका जो पूछ रहा है ये क्वेश्चन, ये आपका सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए है, ठीक है। तो यदि हम बात कर रहे हैं आपका, हम क्या कर रहे हैं इसमें हम कर रहे हैं अपना ओरिजिनल डेप्थ और विड्थ दोनों को डबल कर रहे हैं, तो कह रहा है कि डिफ्लेक्शन एट द सेंटर आपका क्या इफेक्ट होगा, ठीक है। तो चलिए हम आपको यदि बात करते हैं अपने सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए, तो जो सेंटर पे अपना डिफ्लेक्शन आता है, ठीक है, जो सेंटर पे अपना डिफ्लेक्शन निकल कर आता है वो क्या आता है, तो आपका लैम्डा जो डिफ्लेक्शन निकल कर आता है वो होता है आपका कितना WL क्यूब अपॉन आपका 48 EI, ठीक है। अब यहां पर जो I होता है, I क्या होता है, सपोर्टेड बीम, चलिए यहां पर तो दिया नहीं हुआ, तो क्रॉस सेक्शन हम रेक्टेंगल मान के चलते हैं, तो रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन के लिए BD क्यूब अपॉन 12, BD क्यूब अपॉन 12, तो आपका यहां से BD क्यूब अपॉन 12 रख देते हैं, और यहां पर आपका जो है विड्थ को भी डबल करना है और अपने डेप्थ को भी डबल करना है, ठीक है। चलिए तो आपका ये BD क्यूब अपॉन 12 से ले लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये यहाँ पर WL क्यूब अपॉन 48 BD क्यूब अपॉन 12, ओके। तो इसे सॉल्व करते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा, तो यहां से निकालते हैं तो हमारा जो लैम्डा निकल कर आ रहा है या डिफ्लेक्शन जो निकल कर आ रहा है वो आपका प्रोपोर्शनल किससे होगा, W कांस्टेंट ही रहेगा, लेंथ कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। 48 भी हमारा तो कांस्टेंट ही है, ठीक है, तो वो आपका क्या आएगा, तो 1/12 भी कांस्टेंट है, तो 1/BD क्यूब, 1/BD क्यूब, ओके। अब दोनों का रेशियो पूछ रहा है, मीन्स तो दोनों का रेशियो निकल लैम्डा 1 और 2 का,
ठीक है, रेशियो निकाल लेते हैं। तो एक तो हमारा बी डी क्यूब है केवल, बी, एक को हम बी डैश क्यूब मान लेते हैं, एक बी डी। चलो, एक है हमारा बी डैश, ओके, बी डैश डी डैश क्यूब, और एक हमारा बी डी क्यूब तो है ही। चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसको। अब दो गुना करते हैं इसको, ठीक है। चलिए इसको हम दो गुना करते हैं तो 2b हो जाएगा, इनटू इसका दो गुना करते हैं, डेप्थ का कितना हो जाएगा, दो क्यूब है तो वहां पे कितना हो जाएगा, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2 का क्यूब हो जाएगा, दो गुना करते हैं 2d क्यूब, कितना हो जाएगा आपका 8, 8d क्यूब अपॉन bd क्यूब, ठीक है। तो कितना, ये आपका डी क्यूब गया, बी से बी गया, तो ये आपका रेशियो, तो आपका कितना हो गया 16, मीन्स आपका डिक्रीज होगा कितना, तो आपका डिक्रीज पूछ रहा है तो आप निकाल देते हैं दोनों को, 1/16 आ रहा है, 1/16, ठीक है। तो 1/16 दोनों यदि उल्टा करते हैं तो आपका 2/λ1, तो ये आपका 1/16, 1/16 का मतलब 6.25, इसका मतलब आपका डिक्रीमेंट हो रहा है कितने का, आपका 6.25 का डिक्रीमेंट यहां पर हो रहा है, आपका डिफ्लेक्शन डिक्रीज होगा 6.25 का। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, डायरेक्ट याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएंगे, पेपर में टाइम टेकन हो जाएंगे। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है एज पर IS 800 द मैक्सिमम पिच ऑफ रिवेट्स इन कंप्रेशन मेंबर ऑफ थिकनेस टी इज लेसर ऑफ, ठीक है। तो आपका एज पर IS 800 पूछ रहा है, आपका मैक्सिमम पिच आपका रिवेट के लिए पूछ रहा है, कंप्रेशन मेंबर के लिए, ठीक है। तो आपका स्पेसिंग, यहाँ पर कुछ स्पेसिफिकेशन आपको दे रखा है बोल्टिंग का। यदि मिनिमम पिच की बात करता है तो वो 2.5D, और मैक्सिमम पिच की बात करता है तो टेंशन में आपका 16T या 200 mm जो इसमें मिनिमम हो, और कंप्रेशन में आपका 12T या 200 जो इसमें मिनिमम हो, ठीक है। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, 12T और 200, ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है ए क्ले हैविंग एन अनकंफाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ 160 किलोन्यूटन पर स्क्वायर मीटर वुड बी क्लासिफाइड एज, ठीक है। तो आपका अनकंफाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 160 किलोमीटर पर स्क्वायर मीटर दे रखा है, ठीक है। पूछ रहा है किस प्रकार में आपका आएगा, तो यहाँ पर हम टेबल दे रखे हैं, आप इसको ध्यान से देखिएगा। तो आपका यदि बात करते हैं 116, तो 160 0 से 24 है तो वेरी सॉफ्ट, 24 से 48 है आपका सॉफ्ट हो जाएगा, 48 से 96 है तो मीडियम, 96 to 192 स्टीफ, और 192 से 283 आपका वेरी स्टीप, और इससे ग्रेटर 383 से ग्रेटर आपका हार्ड होता है। हमारा लाइक इसके बिटवीन का 160 है तो ये लाई करेगा इसके बिटवीन, तो आपका स्टीफ हो जाएगा। सही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है एन 8 मीटर सिंपली सपोर्टेड रेनफोर्स concrete beam is to be checked for deflection, what will be the limiting ratio of span to effective depth, ठीक है। span to effective depth का आपका लिमिटिंग रेशियो आपका पूछ रखा है, ठीक है। तो ये आपका यदि हम बात करते हैं तो 10 से आपका लेस है, तो 10 से लेस है तो आपके लिए यदि कैंटिलीवर है तो उसके लिए 7 लेते हैं, सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए 20 और कॉन्टिन्यूअस के लिए 26। तो हमारा सिंपली सपोर्टेड बीम है तो हमारा 20, ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है फ्लाई एश इज aided to concrete to improve all of the following properties except, ठीक है। तो इनमें से कह रहा है किसके लिए हम अपना ऐड नहीं करते हैं। अच्छा, यहाँ डिफरेंट प्रॉपर्टीज दे रखा है, इनमें छोड़ के इंप्रूवमेंट की बात कर रहा है तो कौन सा इनमें से नहीं होगा, परमेबिलिटी, वर्केबिलिटी, लॉन्ग टर्म स्ट्रेंथ और अर्ली एज स्ट्रेंथ गेन, ठीक है। एक्चुअली जब हम फ्लाई एश को ऐड करते हैं, ठीक है, फ्लाई एश को ऐड करने पर ये क्या करता है, ड्यूरेबिलिटी, ठीक है, आपको इंप्रूवमेंट करता है, ड्यूरेबिलिटी को इंप्रूव कर देता है, ठीक है। और परमेबिलिटी क्या करता है, रिड्यूस कर देता है, ठीक है। ये परमेबिलिटी को रिड्यूस करता है, ड्यूरेबिलिटी को इंप्रूव कर देता है, ठीक है। वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट को भी इंक्रीज करता है, श्रिंकेज को रिडक्शन कर देता है, सेग्रीगेशन और ब्लीडिंग को भी रिडक्शन करता है। ये आपको लॉन्ग टर्म स्ट्रेंथ तो देता है, बट आपका इनिशियल सेटिंग टाइम को जो है वो थोड़ा बढ़ा देता है। इसका मतलब अर्ली एज स्ट्रेंथ वो आपकी इंक्रीज हो जाती है। तो कौन सा एक्सपेक्ट कर रहा है, तो ये ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। The limiting value of water absorption
फॉर ए क्लास 25 ब्रिक एज स्पेसिफाइड इंडियन स्टैंडर्ड इज ओके। इंडियन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग जो आपका जो क्लास 25 ब्रिक है उसके लिए आपको वाटर एब्जॉर्प्शन पूछ रखा है, ठीक है। तो आपका ब्रिक्स की यदि बात करते हैं तो एज पर IS 3495 1992 हम उसको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, जिसमें यदि हम बात करते हैं यदि इमर्जन आपका कोल्ड वाटर में 24 आवर्स के लिए करते हैं तो वाटर एब्जॉर्प्शन आपका 20% से ज़्यादा आपका बाई वेट नहीं होगा। किसके लिए? तो क्लास 12.5 के लिए। और आपका 15% यदि बात करते हैं वेट ऑफ हायर क्लासेस, जैसे आपका 15 के लिए, 17.5 के लिए, 20, 25, 30 और 35 के लिए आपका जो है 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है अकॉर्डिंग टू IS 456 नॉमिनल कंक्रीट मिक्स कैन बी यूज्ड अप टू व्हाट ग्रेड ऑफ। तो नॉमिनल कंक्रीट आपका कितने के लिए? M20 तक। AM20 तक हम नॉमिनल ग्रेड यूज करते हैं, नॉमिनल ग्रेड। सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। If the coefficient of uniformity of soil is 16 and the coefficient of curvature is 1, then what will be the ratio of D60 upon D30 पूछ रहा है, ठीक है। ओके, मीन्स आपका यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट आपका दे रखा है 16 का। ओके, 16 का आपको यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट दे रखा है और आपका कर्वेचर CC भी दे रखा है आपका, और CU भी दे रखा है, CU दे रखा है। CU आपका कितना दे रखा है? 16। D60 बाई D10, ये आपका कितना दे रखा है? 16। आपका CC, ठीक है, CC आपको कितना दे रखा है? CC मीन्स D स्क्वायर आपका 60, सॉरी D स्क्वायर 30 अपॉन क्या होता है आपका D10 इंटू D30। चलिए इसको निकालते हैं। ठीक है, तो यहां पर 1 सेकेंड, ये D60 होता है आपका, D60। अब यहां से एक चीज हम निकाल सकते हैं, यहां से हम निकाल सकते हैं क्या आपका D60 जो हो जाएगा ना वो आपका 16 इंटू D10, D10। चलिए तो यहाँ पर D स्क्वायर अपॉन, और इसकी वैल्यू 1 दे रखा है, चलिए 1 दे रखा है, ओके कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से आपका D स्क्वायर 30, 1 सेकेंड यार, यहाँ से D स्क्वायर आपका 1 सेकेंड, D स्क्वायर 30 अपॉन D10 इंटू इसकी वैल्यू क्या है? 16 इंटू D10, तो ये कितना हो जाएगा? ये इक्वल 1 है, इसको सॉल्व करते हैं तो D स्क्वायर 30 अपॉन ये भी हो जाएगा कितना आपका? D स्क्वायर 10 इंटू 16। ओके, तो ये इधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा? 16। हमें रेशियो कुछ का पूछ रखा है D स्क्वायर 60। ओके, हमने यहाँ पर गलत ले लिया, वैल्यू पुटअप गलत हो गया। 1 सेकेंड, तो हमको यहाँ से D60 लेना, क्योंकि रेशियो 16 पूछ रखा है ना, यहाँ पर D60 नहीं लेकर D10 लेना चाहिए था। 1 सेकेंड, ठीक है, तो यहाँ पर 1 सेकेंड, यहाँ से हमको लेना चाहिए था D10 की वैल्यू, D60 नहीं लेना चाहिए, D10, क्योंकि 16 टर्म में निकालना है। तो D10 की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? D60 अपॉन 16। अब यहाँ सॉल्व हो जाएगा। हमने वैल्यू गलत ले रखी थी, क्योंकि जिस टर्म में पूछ रहा है उसमें ही नहीं रखेंगे। 1 सेकेंड, ये हो जाएगा कितना? D60 अपॉन 16 और ये इंटू आपका D60। अब ये 16 चला जाएगा इधर, अब हो जाएगा ये सॉल्व। तो कितना हो जाएगा? ये आपका निकल जाएगा, ये भी
तो ये भी आपका आ जाएगा ना डी स्क्वायर 60। ओके, अब हमारा आ जाएगा वैल्यू। तो हमको पूछ रखा है डी 60 अपॉन डी 30, तो उसको 1 अपॉन कर देते हैं। तो डी स्क्वायर 60 अपॉन डी स्क्वायर 30, ये कितना हो जाएगा 1/16। तो यदि हम बात करते हैं डी 60 अपॉन डी 30 की ना जाएगा 1/4। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1/4। ओके, अच्छा ये इसको 1 में है ना, तो ये आ जाएगा तो 1/16। 1 सेकेंड, 1/16 हो जाएगा। 1/16 तो इसको वो करेंगे रिवर्स, यहां पर 16 हो जाएगा। 1 सेकेंड, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। 16, तो ये कितना आ जाएगा 4 होगा। 1 सेकेंड, ये हमारा 4 आ जाएगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, ए सॉइल व्हेन टेस्टेड इन लेबोरेटरी इंडिकेट्स ए लिक्विड लिमिट 70%, मीन्स WL दे रखा है 70% का। ओके, एंड प्लास्टिक इंडेक्स आपका मीन्स IP दे रखा है 40% का। कह रहा है व्हाट टाइप ऑफ सॉइल इज। ठीक है, तो यदि इंडियन स्टैंडर्ड अकॉर्डिंग हम यदि चार्ट बनाते हैं तो हम IP ऑफ ए लाइन निकाल लेते हैं। IP ऑफ ए लाइन, ए लाइन। ओके, IP ऑफ ए लाइन क्या होता है, तो वो होता है IP इक्वल टू 0.73 इंटू WL माइनस 20। तो ये पर कितना हो जाएगा 0.73 और ये 70 माइनस 20। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा लगभग हमारा जो वैल्यू आएगा इसको सॉल्व करने पे, तो ये आ जाएगा 36.5। अब ये देखिए IP ऑफ ए लाइन, IP ऑफ ए लाइन इज ग्रेटर देन IP। तो इसके मतलब ये ए लाइन से अबव है, तो ये तो पक्की बात है कि हमारी क्ले हो गई, C हो गया क्ले। बट आपका यदि आप देखिए लिक्विड लिमिट 70% है, तो ये आपका क्या बताता है, आपका हाई कंप्रेसिबल, हाई कंप्रेसिबल। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका CH, क्ले आ गया CH, हाई कंप्रेसिबल क्ले। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द कॉम्पेक्टिव एनर्जी यूज्ड फॉर मॉडिफाइड प्रॉक्टर टेस्ट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू। ठीक है, मॉडिफाइड प्रॉक्टर टेस्ट के लिए आपका पूछ रहा है कॉम्पेक्टिव एनर्जी कितना होगा। चलिए वो भी देख लेते हैं आपका। तो मॉडिफाइड दो हमारा है, एक स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट है और मॉडिफाइड प्रॉक्टर टेस्ट है। ठीक है, अब यहाँ पर आप कंपैरिजन देख सकते हैं। यदि वॉल्यूम ऑफ मोल्ट की बात करें 944 इसमें होता है, 944 इसमें ही होता है। नंबर ऑफ लेयर इसमें 3 होते हैं, इसमें नंबर ऑफ लेयर 5। नंबर ऑफ ब्लो 25 दोनों में होते हैं। हाइट ऑफ फ्री फॉल इसमें 12 इंचेस होता है, इसमें 18 इंचेस होता है। यदि कॉम्पेक्टिव एफर्ट की बात करते हैं, ठीक है, कॉम्पेक्टिव एनर्जी की बात करते हैं, तो इसमें कितना 594.29 आता है और इसमें 2675.88, तो लगभग आपका 4.5 आपका SPT का स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट का आता है। तो वैल्यू हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट आर द डायमेंशन ऑफ सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन का डायमेंशन पूछ रखा है आपका, सरफेस टेंशन का डायमेंशन पूछ रखा है। तो आपको डायरेक्ट MLT -2 आपको पता ही है। सरफेस टेंशन क्या होता है, लेंथ अपॉन एरिया। ML -2 होता है MT कैसे कर दिया यहाँ पर। ठीक है, तो हमारा सरफेस टेंशन जो बात करते हैं, 1 सेकेंड गलत लिख गया। हमारा सरफेस टेंशन क्या होता है, फोर्स। ठीक है, हमारा सरफेस टेंशन की बात करते हैं, फोर्स अपॉन लेंथ होता है, फोर्स अपॉन लेंथ, सरफेस टेंशन। ठीक है, और यहां से इसकी हम बात करते हैं डायमेंशन की, तो ये हमारी डायमेंशन निकल कर आती है T -2। ठीक है, लेंथ ऊपर जाए तो ठीक है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट
बायोकेमिकल ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज इफ्लुएंट, ठीक है। इनमें से करा कौन सा आपका सीवेज इफ्लुएंट्स के लिए आपका बायोकेमिकल ट्रीटमेंट के यूज में आता है, तो ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, सल्फोनिफिकेशन और क्लोरिनेशन। यदि हम बात करते हैं आपका बायोकेमिकल ट्रीटमेंट आपका सीवेज इफ्लुएंट के लिए, तो उसको हम यूज करते हैं ऑक्सीडेशन, ठीक है। ऑक्सीडेशन अब क्या है, बायोकेमिकल ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज इफ्लुएंट्स, ठीक है, आपका रिड्यूस करता है, क्या करता है ये आपका बायोकेमिकल ऑक्सीजन जो है वाटर का वो रिड्यूस करता है, और इससे क्या होगी आपकी टॉक्सिसिटी जो है वो भी रिड्यूस हो जाएगी। तो हमारा सीवेज इफ्लुएंट के लिए यदि केमिकल ट्रीटमेंट की बात करते हैं उसके लिए हम ऑक्सीडेशन करते हैं, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बीम्स कंपोज्ड ऑफ टू मटेरियल्स एंड रिजिडली कनेक्टेड टुगेदर सो एज टू बिहेव एज वन पीस आर नोन एज, ठीक है। यदि आपके पास दो बीम है, ठीक है, या बीम जो है दो डिफरेंट मटेरियल से बन के बने हैं, मिल के बने हुए हैं, उनको रिजिडली कॉम्पैक्ट कर देते हैं एक पीस के रूप में, तो उसे कहते हैं कॉम्पोजिट बीम, ठीक है, उसे क्या कहते हैं कॉम्पोजिट बीम। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एंड्रॉइड बैरोमीटर्स आर यूज्ड फॉर मेजरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग प्रेशर, ठीक है। आपका किस प्रेशर को मेजर करने के लिए हम एंड्रॉइड बैरोमीटर को यूज करते हैं। एक्चुअली एंड्रॉइड बैरोमीटर जो होता है वो मेजर करता है हमारा लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर को, ठीक है। अब एंड्रॉइड बैरोमीटर की बात करते हैं तो ये विदाउट लिक्विड होता है, और लेकिन जो बैरोमीटर्स होते हैं उनमें मरकरी का यूज करते हैं। यही बेसिक डिफरेंस भी है आपका एंड्रॉइड बैरोमीटर में और आपका सिंपल बैरोमीटर में, ये आपका लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करता है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फॉर बर्नौलीज इक्वेशन टू रिमेन वैलिड विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है। कह रहा है बर्नौली इक्वेशन के लिए एजम्पशंस की बात कर रहा है, कह रहा है इनमें से कौन सा रिक्वायर्ड नहीं है। यदि हम बर्नौली इक्वेशन के लिए बात करते हैं एजम्पशंस की, तो आपका एलोंग स्ट्रीम लाइन, इसमें हम आपका इफेक्ट ऑफ फ्रिक्शन को आपका निग्लिजिबल मान लेते हैं, मीन्स आइडियल फ्लूइड लेते हैं। अब आइडियल फ्लूइड लेने का फ्लूइड आपका इनकॉम्प्रेसिबल होगा, ठीक है। आपका हम स्टडी लेते हैं इनकॉम्प्रेसिबल, इरोटेशनल भी लेते हैं, तो ये एजम्पशंस है। आइडियल गैस ऐसा फ्लूइड को नहीं मानते हम अपने, ये अपना कोई एजम्पशन नहीं है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है द मैक्सिमम वाइड रेशियो ऑफ ए सॉइल इज 0.7 एंड द मिनिमम इज 0.35। इफ द नेचुरल वाइड रेशियो इज 0.525 देन व्हाट विल बी द डेंसिटी इंडेक्स, आपको पूछ रखा है, ठीक है। तो डेंसिटी इंडेक्स पूछ रखा है, तो क्या होता है आईडी, आईडी की बात करते तो क्या होता है ई मैक्स माइनस ई नेचुरल अनडिस्टर्ब्ड, ठीक है, अपॉन ई मैक्स माइनस ई मिनिमम। सॉल्व कर लेते हैं। तो ई मैक्स की वैल्यू यदि हम बात करते हैं तो कितना 0.7 माइनस आपका नेचुरल 0.525 है 25 अपॉन ई मैक्स, तो वही 0.7 माइनस ई मिनिमम 0.35, और परसेंटेज में बताना है तो मल्टीप्लाई कर लीजिए 100 से, इसको बताते हैं परसेंटेज में। इसको सॉल्व करेंगे तो लगभग 50% आपका आंसर आएगा, परसेंट में 0.5, ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द pH वैल्यू ऑफ वाटर टू बी यूज्ड फॉर कंक्रीट मेकिंग सेल नॉट बी 6 से लेकर 8.5 तक लेते हैं, तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा 6, नॉट लेस देन, तो आपका 6 से कम नहीं होना चाहिए, तो आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, अब कंक्रीट के लिए जो हम वाटर जो यूज करते हैं उसकी pH वैल्यू 6 से कम नहीं होनी चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द फिनोमिना ऑफ इंटरनल क्रैकिंग इन फाइबर इन टिम्बर्स ड्यू टू ड्राइंग स्ट्रेस इज कॉल्ड, ठीक है। आपके टिम्बर में ड्राई स्ट्रेस के कारण जो इंटरनल क्रैकिंग होती है उसे हम क्या कहते हैं। ऑप्शन का हनी कॉम्बिंग, इंटरनल स्ट्रेसिंग, हर्टिंग और हार्टवुड फॉर्मेशन। यदि हम बात करते हैं आपके टिम्बर में यदि ड्राइंग स्ट्रेस के कारण इंटरनल क्रैकिंग आती है तो उसे हम कहते हैं हनी कॉम्बिंग, ठीक है। उसे हम क्या कहते हैं स्ट्रेस डेवलप इन द हार्टवुड ड्यूरिंग द ड्राइंग प्रोसेस और सीजनिंग। फॉर दिस स्ट्रेस क्रैक्स आर क्रिएटेड इन द फॉर्म ऑफ हनीकॉम्ब टेक्सचर, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं हनी कॉम्बिंग कहते हैं, ठीक है। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, वन सेकेंड, विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्टली कॉज एसिडिटी। कह रहा है इनमें से कौन सा एसिडिटी मोस्टली कॉज करता है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड। एक्चुअली जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ठीक है, ये क्या होता है वाटर में डिजॉल्व हो जाता है
और वाटर में डिजॉल्व करके उसको क्या करता है, एसिडिक बना देता है। तो ये मेनली क्या कॉज करता है, तो एसिड कॉज करता है आपका, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अकॉर्डिंग टू बेसिक प्रिंसिपल ऑफ एरर्स, इफ एन ऑब्जर्वेशन आर मेड देन द एक्सीडेंटल एरर्स आर प्रोपोर्शनल टू, ठीक है। आपका एक्सीडेंटल एरर की बात करते हैं तो ये आपका एक्सीडेंटल एरर यदि लेंथ के टर्म में यदि बात करते हैं, ठीक है, ये आपका प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर रूट, ठीक है। ये आपका जो है लेंथ के टर्म में यदि बात करते हैं तो स्क्वायर रूट ऑफ, यदि हम बात करते हैं किसका, आपका एक्सीडेंटल एरर का, ठीक है। एक्सीडेंटल एरर का बात करते हैं तो ई जो होता है ये प्रोपोर्शनल होता है इसमें, एक्सीडेंटल एरर में आपका ई प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर रूट ऑफ लेंथ के, ठीक है। लेंथ के स्क्वायर रूट के प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो यदि बात करते हैं तो स्क्वायर रूट का प्रोपोर्शनल होता है, मींस और ऑब्जर्वेशन का यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो आपका ऑब्जर्वेशन का तो यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये आपका आ जाएगा, तो इसके लेते हैं तो एल का, तो ये हो जाए 1/2 हो जाएगा। 1 सेकेंड, ये आपका एन ऑब्जर्वेशन लिए हैं तो उसके लिए एल पर 1/2, ठीक है। और ये लेकिन पूछ रहा है आपको किसके लिए, एन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन के लिए। तो एन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन के लिए लेते हैं तो ये आपका जो होता है 1/√n होता है। यहां से इसके लिए पहले देख लेते हैं तो आपका कितना होगा, एल पर 0.5, और एन के लिए यदि बात करते हैं, एन के लिए तो कितना आपका एन पर -0.5। तो ऑप्शन सही क्या होगा, माइनस वाला, ये नहीं होगा माइनस वाला, ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है व्हाट इज द मिनिमम, ठीक है, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूडनल बार्स टू बी प्रोवाइडेड इन ए कॉलम ऑफ डायमीटर 350। यदि कॉलम का डायमीटर 350 है, कह रहा है मिनिमम नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूडनल बार्स प्रोवाइड कितना करेंगे, ठीक है। चलिए डायमीटर दे रखा है, इसका मतलब आपका कॉलम जो है सर्कुलर है, ठीक है। डायमीटर दे रखा है, आपका कॉलम सर्कुलर है, तो यदि हम मिनिमम नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूडनल बार्स की बात करते हैं तो सर्कुलर कॉलम्स के लिए आपका 6 प्रोवाइड करते हैं और रेक्टेंगुलर के लिए 4। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो अभी इस प्रकार हमने इस पेपर को टोटली पूरा सॉल्व कर लिया है। बाकी ऐसे और भी पेपर आप लोगों के सॉल्व होते रहेंगे, तो आप लोग जितना हो सके वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें यदि आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा है। अदर भी जो पेपर बचे हैं उनका भी हम डिटेल सॉल्यूशन आपके लिए लाने वाले हैं। आपको कोई भी इंक्वायरी करनी हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हैं, हमारे टेलीग्राम, हमारे फेसबुक पेज पर भी जाकर ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। थैंक यू एवरीवन।